দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে। है मैम। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो, हम लोग इन्वेंट्री स्टार्ट किए थे, ठीक है, तो उसमें इलास्ट्रेशन 1 2 3 यहाँ तक हम लोगों ने किया था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इलास्ट्रेशन 4। यहाँ पर इलास्ट्रेशन 5, वेटेड एवरेज प्राइस, ये सब भी ठीक है, कर ही लेते हैं। चलो इलास्ट्रेशन 4 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, बोल रहा है कि simple average price for sorry, in some in the same example of manufacturing of radio set, तो manufacturing of radio set वाला कौन सा एग्जाम्पल था पता है? ये देखो दिखाते हैं, एकदम स्टार्टिंग वाला, ये वाला मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेडियो, ये था ना, रिकॉर्ड ऑफ परचेज ऑफ कंडेंसर विच ही यूज वाइल मैन्युफैक्चरिंग रेडियो सेट। तो ये इलास्ट्रेशन 2 को ही हमें कंसिडर करना है इस क्वेश्चन के लिए भी। फिर बोला है कि कैलकुलेट द वेटेड एवरेज प्राइस एंड आल्सो द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। तो सबसे पहले हमें वेटेड एवरेज प्राइस निकालना है और वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से कैलकुलेट करना है। सॉरी सॉरी, मैंने 4 की जगह 5 में चले गए। लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री यूजिंग एवरेज प्राइस मेथड। अच्छा, हमें एवरेज प्राइस मेथड फॉलो करके गुड आफ्टरनून राज। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जीत। गुड आफ्टरनून जीत। अच्छा देखो, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर एवरेज प्राइस मेथड का यूज करना है और क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे देखो यहाँ पर सिर्फ एवरेज प्राइस बोला है, वेटेड एवरेज नहीं बोला है। तो एवरेज प्राइस मैंने लास्ट क्लास सिखाया था कि जितने भी प्राइस होंगे उसका एवरेज निकालना है और फिर उसके हिसाब से वैल्यू करना है। कैसे वैल्यू करेंगे? जितना स्टॉक बचा हुआ रहेगा। तो क्वेश्चन को आगे पीछे करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं हम, इसमें क्वेश्चन को और एक बार ओपन करते हैं, ठीक है, दूसरे एक पेज में, क्योंकि फिर फोल्डर इधर उधर करने में प्रॉब्लम होगा। चलो यहीं से ओपन कर लेते हैं, यहाँ से ही हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर हम इलास्ट्रेशन 2 को ओपन करके रखते हैं ताकि क्वेश्चन करने में आसानी। यहाँ आ जाते हैं, देखो, और ये हो गया मेरा 4। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेडियो सेट गिवन अर्लियर, लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू। तो सबसे पहले एवरेज प्राइस निकालेंगे। तो इलास्ट्रेशन 2 के हिसाब से मुझे करने के लिए बोला है, 3 के हिसाब से नहीं, ठीक है। तो प्राइस क्या क्या है? 50, 55, 55, 60 और 47। तो हम लोग को इस प्राइस का एवरेज करना है। तो करो एवरेज प्राइस निकालो, 50 जो भी लिखा हुआ है ना उसका, 50, 55, ये देखो यहाँ पर लिखो एवरेज प्राइस। कैसे निकालोगे? देखो लास्ट क्लास सिखाया था कैसे निकालना है एवरेज प्राइस। अगर भूल गए हो तो हम दिखाते हैं। সবগুলোর যোগ বাই ওইগুলো যটা যতগুলো আছে 1 2 হ্যাঁ 3 এরকম করে প্লাস করতে করতে হবে, এটা আগের দিনই শিখিয়ে দিয়েছি। এই দেখো এখানে দেখিয়েও দিচ্ছি, করো একবার। কত আসছে? কোথায় চলে গেল আমি যেটা দেখিয়েছিলাম? এই তো, ये रहा एवरेज, ठीक है। जितना रहेगा डिवाइडेड बाय उतना। अब क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी जो होगा इनटू वो रेट करना होता है, ठीक है। तो ये वही सेम मेथड है, बस मेरा डेटा अलग था, इनका डेटा अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो एवरेज प्राइस निकालो। तो ये तो आसान है, निकाल ही सकते हो। तो एवरेज प्राइस निकालो, जितना है डिवाइडेड बाय वो। तो इसमें जाके देखना पड़ेगा। तो क्या है? 50, 55। तो पहला है 50, ठीक है, फिर है 55 प्लस, फिर से 55। ये 55 लेना है कि नहीं लेना है? लेना है, क्योंकि ये 10 तारीख का है, ये 11 तारीख का है। जब ए सेम डेट में होता है दो रेट, तब नहीं लेने का जरूरत होगा, ठीक है। तो फिर 55, तो यहाँ पर दोबारा 55 लेना है। मतलब ऐसे मत सोचो कि यहाँ नहीं लेना है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने दिखाया था ना कि 2 बार नहीं लेना था, क्योंकि वो सेम डेट पे परचेज हुआ था, 55 रेट का, या फिर ऐसे करके। तो 9 यहाँ पर 60 और 47। तो 60 और 47, तो ऐड डिवाइडेड बाय कितना हो जाए? 1 2 3 4 5। तो डिवाइडेड बाय 5 देखो 5 कितना।
हाँ कितना आ रहा है प्राइस? 53.4। 53.4 आ गया मेरा एवरेज प्राइस। ठीक है, अब मुझे क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है। तो 1600 यूनिट अगर इशू हो गया है तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? टोटल 2600 यूनिट था, 1600 अगर सोल्ड आउट हो गया, इशू हो गया है, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना हो मैम जाएगा? 1000। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हो जाएगा क्वांटिटी 1000, मतलब 2600 माइनस 1600 इंटू 53.4 करने से ही पता चल जाएगा कितना होगा। मैम 53,400। अच्छा, 53,400 लिख देते हैं। 53,400 रुपीज, 53,400 क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हो गया। पहला वाला क्वेश्चन का आंसर हम लोग का आ गया। अब इस पेज पे आते हैं, ये देखो 53,400। फिर यहाँ पर बोला है लेटेस्ट ट्राई टू एनालिसिस द इम्पैक्ट ऑफ फीफो लिफो एंड सिंपल एवरेज प्राइस मेथड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग चार्ट। वैसे मैंने तुम लोग को ये सिखा दिया है, तो इस चार्ट का अब क्या करें? ठीक है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो डेटा है इससे फीफो लिफो समझाया है मैंने, तो तुम लोग को अपने हिसाब से सिखाया। फिर भी अगर यहाँ पर है तो हम बता देते हैं। 10th जैन को इतना यूनिट रिसिप्ट और 15th जैन को इतना यूनिट रिसिप्ट और यूनिट इशू हुआ है इतना। तो फीफो में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होगा? फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जब 500 यूनिट इशू हुआ है तब पहले 10th जैन वाला इशू होके खत्म हो गया होगा, तो गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो कितना है? 500 यूनिट 60 करके वही लिखा है। बोलो, समझ में आया? है हाँ मैम। मैम। है ना? अच्छा, अब उसी का लीफो करोगे तो क्या होगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो लास्ट इन है वो 15th, फर्स्ट इन तो 10th है, लास्ट इन 15th है, तो 15th इशू कर दिया होगा 500 यूनिट का। तो फिर क्लोजिंग स्टॉक में क्या दिख रहा होगा? 500 यूनिट 50 करके, तो कितना होना चाहिए? 25,000। ये देखो 25,000 दिख रहा है। और सिंपल एवरेज कैसे करोगे? रेट का एवरेज करो 50 प्लस 60 का, तो मैम कितना होता 50 है? प्लस 60/2। हाँ, तो कितना हो जाएगा? 55। 55। अब 55 से कितना जो है इंटू करना है क्लोजिंग स्टॉक। देखो हमारे पास टोटल 1000 था, जिसमें से 500 हम लोगों ने इशू कर दिया, तो बचा कितना? वही 500। 500 इंटू 55, तो जितना होना चाहिए, तो दिखा रहा है 27,500 होगा। तो मैंने अपने हिसाब से दूसरा कोई एग्जाम्पल से तुम लोग को लास्ट क्लास समझाया था, यहाँ एक एग्जाम्पल था तो मैंने बता दिया। तो ये तो लास्ट क्लास जो किया था वही है, बस डेटा अलग है। ठीक है, कि ये चार्ट से यहाँ पर फीफो लिफो सिंपल एवरेज को बता रखा है। ठीक है, तो ये कुछ वैसा नया हमें सीखने वाला नहीं है, ये ऑलरेडी हमारा सीखा हुआ है। अब इलास्ट्रेशन 5 देखो, बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा गिवन इन इलास्ट्रेशन 2 एंड 3। अब फिर से ये वाला मेरा काम आएगा, ये पीडीएफ जो मैंने एक्स्ट्रा ओपन कर लिया, ये 2 और 3 दोनों को लेना है साथ में। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को साथ में लेना है। और फिर बोल रहा है कैलकुलेट द वेटेड एवरेज प्राइस एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाई वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। तो हमें वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से कैलकुलेट करके देना है क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू। ठीक है, अब इन्होंने ये कैसे किया है? देखो इन्होंने ये वाला जो है इस तरीके से पूरा फॉर्मेट में करके दिखाया है। तो इसका मतलब ये वाला कौन सा मेथड हो जाएगा? परपिचुअल की दो सिखाया है ना लास्ट क्लास, बोलो दो मैम नाम क्या क्या? परपेचुअल लेटर। हाँ, तो फिर परपिचुअल मेथड से हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर निकालो इलास्ट्रेशन 5। इन्होंने देखो क्लियरली बोल के कुछ नहीं रखा है कि क्या किस तरीके से करना है, बट यहाँ पर जो आंसर है वो परपिचुअल से किया है, तो हम लोग भी परपिचुअल से कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें तो बोला नहीं है ना कि किस तरीके से करना है, क्योंकि इन्होंने वो फॉर्मेट फॉलो किया है, तो हम भी वही करके तुम लोग को दिखा देते हैं। एग्जाम में बोल देगा, जैसे लास्ट बार एक क्लास में, सॉरी लास्ट बार के क्लास में हम लोगों ने देखा ना कि कैसे करके बोला हुआ रहता है, तो वैसे बोला हुआ रहता है। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग परपिचुअल मेथड से वेटेड एवरेज, परपिचुअल सिस्टम में वेटेड एवरेज को फॉलो करके हम लोग क्वेश्चन को करके दिखाएंगे। ठीक है, तो कॉलम बनाओ, वही सेम डेट रिसिप्ट इशू बैलेंस जैसे हम लोग यहाँ पर किए थे। कॉलम जो है वो सेम होता है, ये ऐसे वाला डेट रिसिप्ट इशू बैलेंस। ठीक है, तो डेट रिसिप्ट इशू और बैलेंस, और सभी कॉलम के अंडर 3 3 और भी कॉलम होगा, जैसे कि क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। अच्छा, अब करना कैसे है वो इलास्ट्रेशन
2 और 3 को देखते हुए, तो वो जैसे डेट लिखा था ना हम लोगों ने लास्ट क्लास, वैसे हम लोग को देख लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 3 वाले क्वेश्चन में डेट क्या है, 5, 20 और 29। ठीक है, मैंने ये लिख लिया था ना, तो वैसे ही लिख लेंगे हम लोग। ये सभी इशू है, इलास्ट्रेशन 3 में इशू वाला डेट दे दिया है 5, 20 और 29। तो अभी सबसे पहले हम लोग का परचेस का डेट आ जाएगा, जो कि है 4 दिसंबर। ठीक है, तो 4 दिसंबर परचेस का डेट आ जाएगा, तो December 4 यहाँ पर लिखेंगे। December 4 परचेज कहाँ लिखेंगे, रिसिप्ट में। ठीक है, तो परचेज कितना है, परचेज है हम लोग का 950 करके, तो यहाँ पर लिख देंगे 900 @50 करके, कितना हो जाएगा 45,000। सेम इसी क्वेश्चन में लास्ट क्लास में हम लोगों ने लीफो किया था, सेम यही, मतलब 2 और 3 को लेके ही हमें लीफो करने के लिए बोला था। ठीक है, ये देखो अभी इसी पेज में दिख जाएगा तुम लोग को, ये वही वाला कर रहे हैं, बस मेथड अलग है। तो बैलेंस में कितना लिखेंगे, यही 900 लिख देंगे। 900 पड़ा हुआ है हमारे पास, 50 करके 45,000। अच्छा, 4 दिसंबर के बाद कौन सा डेट आएगा, तो इसका मतलब 5th आ जाएगा 4 के बाद, तो फिर मुझे इलास्ट्रेशन 3 में जाना चाहिए, यानी कि इशू वाला कॉलम में लिखना पड़ेगा। तो 5 दिसंबर को क्या इशू हुआ है, देखो 500 यूनिट इशू हुआ है 5 दिसंबर को। तो December 500 यूनिट इशू हुआ है, हमें वेटेड एवरेज करने के लिए बोला है। तो इसमें देखो एवरेज क्या करे, जब मेरे पास सिंगल रेट है तो वेट क्या, सिंपल क्या, कोई भी एवरेज नहीं होगा, मतलब एवरेज करोगे भी तो वही आंसर आएगा ना। तो यहाँ रेट कितना होगा फिर बोलो, मैम 50 50। 50, क्योंकि एवरेज करने के लिए मोर देन 1 डेटा चाहिए होता है, जब है ही नहीं तो एवरेज कैसे करे, तो फिर 50 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 400, और ये भी कितना करके है, क्योंकि वही 50 वाला रेट था, तो फिर 20,000। 20,000। ठीक है, December 5 तक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा डेट हो जाएगा, तो ये 5 हो गया है, चलो अच्छा बात है। फिर 5 के बाद, अच्छा फिर मुझे यहाँ आना पड़ेगा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आगे पीछे करो। 10, 455 करके, 455 करके, तो 55 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 22 22,000। हाँ, तुम लोग लास्ट क्लास का कैलकुलेशन से भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा तुम लोगों को। अच्छा, तो अब एवरेज करेंगे तो 400, देखो एवरेज करने का मतलब मिला दो, जब एवरेज करने का मतलब क्या है, अलग अलग दिखाने का जरूरत ही नहीं, जैसे लीफो फीफो में क्या होगा, अलग दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि सब अलग अलग ट्रीट करना पड़ेगा, कौन आगे आ रहा है स्टॉक, कौन बाद में जा रहा है। लेकिन एवरेज में क्या होता है कि मुझे स्टॉक को अलग से काउंट करना ही नहीं है, मुझे रेट को एवरेज कर देना है। तो मेरे पास पहले 400 यूनिट था, 400 आ गया, तो टोटल मेरे पास कितना है, 800। 800 ठीक है, अब इसका रेट कैसे लगाओगे, मैम 50 + 55/2 52 50 + 55/2, तो कितना आ रहा है, 52.5 तो 52.5 आ जाएगा। 52.5 इंटू करके यहाँ बताओ कितना आ रहा है, 42,000। 42,000। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा नीचे यहाँ पर वर्किंग नोट बना के रेट लिखवा देते हैं, कैसे करके हो रहा है। तो पहला जो रेट है मतलब December 10 का, ठीक है, इशू में ही तो मेन होगा रेट का बात। तो क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास यहाँ पर 2 रेट का स्टॉक है, एक 50 और नया जो इन हुआ वो 55। तो अभी हमारा रेट चलेगा 52.5, तो इशू का जो रेट है वो इतना हो जाएगा। December 10 के बाद आ जाएगा 11, 300 यूनिट 55 करके, 300 यूनिट 55 करके हम लोगों ने परचेज किया। तो 300 इंटू 55 कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 3 16, 16,500। 500। अब टोटल करेंगे तो 800 और 300 कितना हो जाएगा, 1100। ठीक हाँ है, मैम। अब इसका रेट कितना हो जाएगा, December 11, तो कितना हो जाएगा 50 + 55 + 55 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो जाएगा, 53 পয়েন্ট এরকম কিছু আসছে বলছে আপনি ম্যাম 53.33 আসছে 53.33, 33 মানে অনেক 3 আসছে বোর্ডে অনেকগুলো 3 আসছে। আচ্ছা দেখে নিই একবার, ম্যাম 50, হ্যাঁ বলো। ম্যাম এটা ওই 52.5 + 55/2 ওরকম করলে হবে না? না, এভারেজ করলে তোমাকে সিঙ্গেল সিঙ্গেল রেটই নিতে হবে। ম্যাম তাহলে তো এটাই আসছে 53.33।
আচ্ছা, একটা মিনিট একটু দেখে নিচ্ছি, এক সেকেন্ড। 53.33 52। अच्छा, ये वाला हम लोग को सिंपल बोला था कि वेटेज बोला था, वो तो देखो क्वेश्चन। वेटेज বলেছিল তো। हाँ, तो ये वेटेज एवरेज बोला था, वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज में ना इस तरीके से नहीं होता है, मतलब ऐसे सिंगल प्राइस का नहीं होगा। वेटेड एवरेज में जो देखो, मैंने लास्ट क्लास तुम लोग को दिखाया था, वेटेड एवरेज में कैसे होता है, हमें वेट के हिसाब से प्राइस को लेना पड़ता है। जैसे 10 × 1, ठीक है, 1 यूनिट, और यहाँ पर 6 यूनिट, इस तरीके से हम लोगों को प्राइस निकालना पड़ेगा। ऐसे करके निकाला था। बट जब ये मेथड हम लोग का परपेचुअल सिस्टम में होगा तो हर रोज जो है उसका डेटा कलेक्शन होगा, ठीक है, हर रोज एवरेज निकालना पड़ेगा, एक बार में तो नहीं निकाल सकते ना, वो तो पीरियोडिक है, इसीलिए एक बार में निकाला है। तो इसमें क्या कैसे होता है हम बताते, देखो ये थोड़ा सा गलत हो गया, वैसे ये आंसर सही आ गया, बात अलग है, लेकिन ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, ये सिंपल एवरेज बोलने से होगा। तो हम बता देते क्या करना होगा, यहाँ पर ये जस्ट लिख लो, हो जाएगा, इस पे ज्यादा कुछ मेहनत भी नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग का रेट कैसे निकालते हैं, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय बाय क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी करके, तब होगा, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग का परपेचुअल सिस्टम है। तो देखो, ये यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ तक हम लोगों ने परचेज किया, फिर ये हम लोगों ने इशू किया, सिंगल रेट था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर 400 400 800 हो गया, और 20,000 और 22,000 मिला के 42,000 हो गया। अब क्या करना है, टोटल क्वांटिटी कितना, टोटल अमाउंट कितना, 42,000, टोटल क्वांटिटी कितना 800। तो जब मैंने दोनों स्टॉक को मिला दिया, 50 वाला और 55 वाला स्टॉक को जब मैंने मिला दिया, तो मेरे पास 800 यूनिट स्टॉक हुआ, जिसका कॉस्ट हो रहा है 42,000। कैसे आया, 20,000 प्लस 22,000 करके। तो फिर मेरा रेट कितना करके हो रहा है, हम बोल ही सकते हैं 42,000 खर्चा करके मेरे पास 800 यूनिट सामान है, तो मेरे पास कितने रेट का सामान है। तो ये डिवाइड करने से भी बाई चांस 52.5 ही आएगा, देखो तो। হ্যাঁ ম্যাম मैं বুঝেছি मेरे এবার। हाँ, अब सभी में वही चीज करना है तुम लोग को, ठीक है। तो फिर बिना वर्किंग नोट के ही क्वेश्चन वैसे बन जाएगा। देखो फिर नेक्स्ट क्या करोगे, 300 यूनिट परचेस किया 55 करके, सब ठीक है। 800 और 300, अभी हमारा स्टॉक कितना बन गया, पहले 800 था, अभी 300 आया, 1100। पहले 42,000 का स्टॉक था, अभी और 16,500 का स्टॉक एंटर हुआ, तो अमाउंट में टोटल स्टॉक कितना हुआ, 42,000 प्लस 16,500 कितना होता है, 58,500 कत बोलो, ম্যাম 58,500 58,500। अब रेट निकालो, कैसे निकालोगे, 58,500 रुपीज खर्चा करके 1100 का स्टॉक हम लोगों ने गैदर किया है, तो पर यूनिट कितना करके हो जाए, 53.18 53.18। हाँ, ऐसे करके निकालना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग का परपेचुअल सिस्टम है। अच्छा, 11 के बाद कौन सा डेट आ जाएगा, 11, अरे इसको क्यों कर रहे हैं, ये वाला होगा। 11 के बाद 19 आ जाएगा, 200 यूनिट परचेस 60 करके, 200 यूनिट 60 करके, तो ये हो जाएगा 12,000। अब बोलो टोटल स्टॉक कितना हो गया, 1100 प्लस 200, 1300, 1300। और 12,000 और 58,500, तो रुपीज में कितना हो जाएगा, 60 नहीं 70 की 60 कितना हो रहा है, 70,500। 70,500 खर्चा करके 1300 का स्टॉक गैदर हुआ है, तो फिर पर यूनिट कितना करके होगा, 54.23। तो 54.23 करके हो जाएगा। ये हो गया 19th का, ठीक है। फिर इसके बाद 20 आएगा, फिर 28, फिर 29। अच्छा, तो अभी यहाँ आना पड़ेगा 20 के लिए। तो 20 में क्या हुआ है, 600 यूनिट इशू हुआ है, ठीक है। तो दिसंबर 20 में 600 यूनिट इशू करेंगे, ठीक है। तो इसका रेट क्या होगा, जो करंट रेट चल रहा है, तो अभी 54.23। हाँ, करंट रेट 54.23, तो इतना करके कितना हो जाएगा वैल्यू, 32,538। 32,538 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब 1300 में से अब 600 चला गया, तो बचेगा कितना, 1700। नहीं सॉरी, की 700, सात हाँ और छः 700। 13। और 70,500 में से 32,538 का स्टॉक चला गया, तो बचेगा कितना, 37,962।
ठीक है। अब इसका रेट कितना आएगा बिना कैलकुलेशन किए बोल सकते हैं 54.23 ही आएगा। क्यों बोलो? क्योंकि रेट में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, इतने रेट वाले माल से कुछ माल गया तो बचा हुआ रेट भी तो पर यूनिट उतना ही होगा। करके देख लो। आ रहा है 54.23, देखो দেখছো না? ম্যাম ওটাই আসছে। আসছে तो ये तो देखो नॉर्मल बात है, इसका कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं होता। जैसे मेरे पास 10 रुपए का 6 पेन पड़ा हुआ है, ठीक है, 60 रुपए का पेन पड़ा हुआ है, इसमें से मैंने 2 पेन बेच दिया 6 रुपए वाला, ठीक है, तो अभी मेरे पास पड़ा हुआ जो बचा हुआ पेन है 8 पेन, वो भी तो 6 रुपए करके ही होगा। तो अब इसमें डिवाइड करने का क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए तुम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हो, कंसेप्ट क्लियर है, तुम लोग ये चीज कर ही सकते हैं। फिर 20 के बाद हम लोग का 29 है, लेकिन इस बीच 28 का एक ट्रांजैक्शन होगा। 29 में 500 का इशू है, ठीक है, ये अगर याद रखेंगे तो और पेज मुझे स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। इधर हो गया 28 में 800 यूनिट 47 करके परचेज हुआ है। 800 यूनिट 47 करके ये कितना हो रहा है मल्टीप्लाई करने से? मैम 37,600। 37,600, ठीक है। और 700 और 800 टोटल क्वांटिटी कितना हो गया? 7 और 8 होता है 1500, और ये मिलाओ कि 37,962 के साथ 37,600 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 62 तो हो रहा है, वो मुझे दिख रहा है, और ये कितना होगा? मैम 75,562। अच्छा, अब डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि रेट बदलेगा, नया स्टॉक एंटर हुआ है ना, नया रेट वाला, तो यहाँ पर रेट चेंज हो जाएगा। 50.37 আসছে। 50.37, ठीक है, सही आया है 50.37। अब दिसंबर 29 500 इशू होगा, मुझे याद है, तो हम और पेज को इधर उधर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब कितना करके होगा? वही 50.37, 50.37 तो यहाँ कितना आ जाएगा? मैम 25,185 25,185 आ गया, और 75,562 से 25,185 चले जाने से कितना बचा हुआ रहेगा? 50,377 377, और ये मैंने पहले ही लिख दिया, लिख लो। हाँ, 1500 से 500 चला गया तो 1000। रेट क्या होगा बिना कैलकुलेट किए ही लिख सकते हैं, 50.37 50.37। यही रहेगा। इसको और कैलकुलेट क्यों करें, यही रहेगा रेट। रेट थोड़ी ना चेंज होगा, क्योंकि जो स्टॉक था उसमें से कुछ स्टॉक चला गया, तो बाकी बचा हुआ स्टॉक क्योंकि कॉस्ट में कैलकुलेट हो रहा है तो अपना वही कॉस्ट दिखाएगा, ठीक है। तो ये परपिचुअल था तो इसलिए इस तरीके से किया हम लोगों ने। तो अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, मतलब जो क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, इलास्ट्रेशन 5, ये देखो 50,377, ये वाला आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या किया है पता है? यहाँ पर वही इलास्ट्रेशन 5 को अगर हम लोग वेटेड एवरेज को परपिचुअल मेथड इन्वेंटरी रिकॉर्डिंग सिस्टम से हम लोगों ने किया है, लेकिन इसी को अगर पीरियोडिक सिस्टम में करते तो आंसर क्या होता वो बताए। तो पीरियोडिक सिस्टम में क्या करते हम लोग? पहले एवरेज निकाल लेते, ठीक है। पीरियोडिक सिस्टम होने से क्या होता, देखो हम लोग का इतना इतना परचेज था, देखो हम ये भी बता देते, यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखो इलास्ट्रेशन 2 और 3 का कंबाइंड क्वेश्चन है ये। तो इलास्ट्रेशन 2 में लिखा हुआ था 900, 400, 300, 200, 800, ये सॉरी इधर जाना था मुझे, थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है। 900, 400, 300, 200, 800 इतना हम लोगों ने परचेस किया, ठीक है। 50, 55, 55, 60, 47 करके इसका इन्होंने क्या निकाल लिया है? एवरेज, ठीक है। अब क्योंकि सभी का क्वांटिटी, तो एवरेज कैसे निकाला होगा? ये 51.19 कैसे निकाला होगा बोलो? ये सभी का एवरेज करके देखो तो कितना आता है। डायरेक्ट एवरेज किया है, ये वेटेड एवरेज किया है, देखते हैं, देखो कितना आता है। मतलब ये सब रेट है ना, इसका एवरेज निकालो। 50 प्लस 55 प्लस, मुझे नहीं लगता ऐसे आएगा, फिर भी एक बार देखते हैं, क्योंकि वेटेड एवरेज बोला है। तो डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? कितना सारा है क्वांटिटी में? 1.4 1 2 3 4 5 আসছে না ম্যাম 53.4 আসছে। 4 আসছে, क्योंकि देखो ये हाँ ये वेटेड एवरेज करने बोला है ना। तो वेटेड एवरेज कैसे करते हैं? क्वांटिटी इनटू रेट करते हैं। तो कैसे करोगे? हाँ, क्वांटिटी इनटू रेट करके रखा है, मुझे लगा कि बोला कुछ और है कर कुछ और रहा है। नहीं, ठीक ही किया है। तो हम लोगों ने जो सीखा है वैसे ही करना पड़ेगा। तो क्वांटिटी इनटू रेट, ठीक है। फिर क्या होगा? ऐसे किया है ना, देखो जो मैंने मेरा एग्जाम्पल है वो देख रहे हो तुम लोग, देखो क्वांटिटी इनटू रेट किया है ना हम लोगों ने। এরকম हाँ, यही किया है सेम, ठीक है। बट वहां पर इतना बड़ा डेटा नहीं मिलेगा तुम लोग को। तो देखो इन्होंने क्या किया, क्वांटिटी इंटू रेट कर लिया है 45,000,
क्वांटिटी इंटू रेट 400 इंटू 55 कितना होता है 22,000। चेक करो कैलकुलेटर पे। ये तो देखो 6 इंटू 2 12,000 है ना, बाकी चेक करो तो ये मल्टीप्लाई कर लिया, ये ऊपर का डेटा और नीचे जाएगा क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो कितना हो जाएगा 2600। तो बेसिकली 1,33,100 डिवाइडेड बाय 2600 करने से जो आंसर आएगा वही 51.9 होगा। देखो चेक करो मैम अब এটা आ रहा है এসছে क्या? 51.19। हाँ समझ में आया। अगर वेटेड एवरेज परपिचुअल में बोलेगा तो कैसे करना है, सॉरी पीरियोडिक में बोलेगा तो ऐसे करना है, परपिचुअल में बोलेगा तो वैसे करना है। क्यों? क्योंकि उसमें हर रोज रिकॉर्डिंग होता है तो हर रोज एवरेज होगा, और हर रोज एवरेज होगा उस तरीके से, ठीक है, टोटल क्वांटिटी के हिसाब से। तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है कि टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी, ठीक है। तो जब यहाँ पर भी जब अमाउंट और क्वांटिटी कर रहे हो तो यहाँ पर भी वेटेज सिस्टम ऑटोमेटिकली हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि जब हम लोग टोटल अमाउंट ले रहे हैं, लाइक यहाँ से निकालना स्टार्ट किया ना, एवरेज सिस्टम यहाँ से लगना स्टार्ट हुआ तो 42,000 जो आया, ठीक है, वो भी तो हम लोग का कैसे करके आया है, टोटल अमाउंट करके। तो 20,000 कैसे आया? 400 इंटू 50, तो वही हो गया ना, क्वांटिटी इंटू अमाउंट तो करके तभी 42,000 आ रहा है, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 800 मतलब क्या, 400 प्लस 400, तो एक ही बात है। समझ में आ रहा है? ये कैलकुलेशन भी वही वाला है, मतलब क्वांटिटी इनटू रेट करके डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करके ही आता है ये वाला भी। ऐसा मत सोचो कि इसमें ऐसा हुआ बट इसमें तो ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बात नहीं है, इसमें भी ऐसा हुआ, इसमें भी सेम वैसा ही हुआ, लेकिन वो डेली बेसिस पे हुआ। तो डेली बेसिस पे जब करोगे तो पहली बार जब खरीदा तब क्या किया, वही क्वांटिटी इनटू रेट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तभी देखो 50 आता है, ठीक है। पहले वाले केस का दिखा दिया। सेकंड वाले में इशू हुआ तो उसमें तो कैलकुलेशन कुछ नहीं, इशू तो मेरा जो रेट का सामान है उससे इशू होके चला गया। अब ये बैलेंस देखो, तो बैलेंस कैसे निकाला, बैलेंस 20,000 बाई 400 करने बोला, लेकिन 20,000 कैसे आया था, तो 20,000 कैसे आ रहा है 45 माइनस 25 करके, बट 45 कैसे आया था 900 इंटू 50 करके। तो मैथमेटिकली अगर देखो तो बात तो वही हो रहा है। समझ में आया? হ্যাঁ ম্যাম। কি বোঝা গেল? ম্যাথামেটিক্যালি তো ব্যাপারটা ওটাই হচ্ছে, মানে আমি বলতে চাইছি এই 20,000 ডিভাইডেড বাই 400 করে 50 আসছে, বাট 20,000 কি করে এসছে? এবার তোমরা বলবে 45 থেকে 25 লেস করে এসছে, ঠিক কথা, বাট 45 কিভাবে এসেছিল? 900 ম্যাম ইন্টু 50 করে। পিরিয়ডিকে যদি মানে ইয়ে ইস্যু করা হয় তখন সেটা কিভাবে দেখাবো? এইটা এই পিরিয়ডিকে কেন, এটা नॉर्मल হবে तो। ये देखो इसमें क्या होगा, इसमें रेट हो गया 51, एक मिनट इंक चेंज करते, 51.19 हुआ, ठीक है। अब इसमें से इशू कितना हुआ है 1600, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? इसमें तो आसान होता है, जो बचा हुआ स्टॉक है उसको 51.19 से वैल्यू कर दो, जितना होगा उतना। আচ্ছা ভুল না গেছে? ম্যাম, বলছি যদি ডেট যদি চেঞ্জও হয় তাও আমরা একবারে তাহলেও মানে কি, হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলেও আমরা ওটা, কারণ এরা ডিসেম্বর ডিসেম্বর দিচ্ছে, তার মানে এরা ডিসেম্বরের এটা পিরিয়ডিক সিস্টেম, মানে এক মাসে মাসে করছে, তো মাসে মাসে যা ডেট আমি সেটা দিয়ে করে দেবো, কারণ আমার কাছে তো বাকি ডেলি বেসিসে দেখাবেই না, আমাকে ডেলি ডেট দেবেই না, দিলেও অ্যাপ্লাই করার আমার দরকারই পড়বে না, আমি তো ডেলিতে করি না এটা। হ্যাঁ ম্যাম বুঝেছি। बोलो समझ में आया मेरा बात? और वो भी मैथमेटिकली ऑटोमेटिकली वो जुड़ जाता है, ये वाला कंसेप्ट, ये भी मैथमेटिकली वही वाला कंसेप्ट होता है, टोटल अमाउंट बाई टोटल क्वांटिटी। तो ये तो टोटल अमाउंट बाई टोटल क्वांटिटी ही तो बताता है वेटेड एवरेज, टोटल अमाउंट बाई टोटल क्वांटिटी। क्योंकि जब टोटल क्वांटिटी से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ टोटल अमाउंट भी उसी तरीके से ही निकल रहा है। और इसमें क्या होता है, सिर्फ रेट लेते हैं, बट इसमें टोटल अमाउंट लेते हैं, तो अमाउंट लेने से ही ऑटोमेटिकली क्वांटिटी इंटू रेट आ जाता है, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो क्वांटिटी इंटू रेट मतलब ही तो अमाउंट बाय क्वांटिटी। क्लियर है? হ্যাঁ ম্যাম। हाँ मैम। चलो, किसी को कोई डाउट नहीं है तो पूछ सकते हो। सिक्स्थ वाला हम लोगों ने पहले दिन किया था, ठीक है, तो इसीलिए इसको कुछ नहीं कर रहे हैं। अब बाकी 7 8 ये सब करेंगे, वो जो कि हमारा मतलब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो वाला क्वेश्चन का पैटर्न है। लेकिन बीच में एक शायद और मेरा ये फीफो लिफो पड़ा हुआ है, तो वो कर लेते हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो वाला स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करना है।
इलास्ट्रेशन 11 यहाँ पर बोला है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2022 इफ द कंपनी फॉलोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस। ठीक है, कंपनी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो कर रहा है तो हमें बताना है कि कंपनी का जो है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होगा। जब कुछ नहीं बोला है तो हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, परपिचुअल मेथड से ही करना पड़ेगा, क्योंकि पीरियोडिक देगा क्यों, बोलो ना, इतना आसान है। पीरियोडिक तरीके से करने का तो बहुत आसान तरीका है, कैलकुलेट करो एक बार में आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इन्वेंट्री निकालना है, और वो भी फीफो मेथड से, और प्रॉपर पूरा यहाँ पर फॉर्मेट बनाओ। तो इलास्ट्रेशन 12, सॉरी 11 है शायद, ये 11। सो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, लेकिन फॉर्मेट बनाना पड़ता है। श्री राम मिल्स कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री as on 31st March 2022। तो देखो डेट रिसिप्ट, क्यों, बैलेंस, तो क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। अच्छा, सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री है 1/1/2022 में 0। ठीक है, तो 0 है, बोला है तो हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोला है 0 तो उसका प्रेजेंटेशन करने बोला होगा। ठीक है, तो रिसिप्ट तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारे पास पड़ा हुआ है बैलेंस, वो भी 0, मतलब कुछ मत लिखो यहाँ, पूरे में ही ऐसे नील लिख दो। ठीक है, यहाँ पर मेरा कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा, फिर 1/1/2022 में परचेज हुआ है 100 यूनिट 30 करके, परचेज तो रिसिप्ट में होगा 100 यूनिट 30 करके, तो 3000। बैलेंस में कितना लिखेंगे, 130, 3000। हाँ 3000। अच्छा, फिर 15 जैन को इशू हुआ है 50 यूनिट, तो क्योंकि एक ही लॉट का सामान है तो फिर हमें कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है, कुछ भी मेथड बोले, मुझे यहाँ से ही तो 50 देना पड़ेगा, तो रेट मेरा क्या लगेगा, मैम 50 30 30, हाँ 30 लगेगा, तो 30 1500, तो 100 से 50 चला गया तो कितना बचेगा, 50 50 हाँ, और रेट, 1500 हाँ रेट वही 30 रहे, रेट 30, और अमाउंट हो जाएगा मेरा 1500। ठीक है, अच्छा, अब फर्स्ट फेब को परचेज हुआ है 200 यूनिट 40 करके, तो फर्स्ट फेब को परचेज हुआ है 200 यूनिट 40 करके, तो फिर ये हो जाएगा 8000। अब क्योंकि मुझे फीफो करने बोला है तो मुझे अलग अलग रखना पड़ेगा। ठीक है, फीफो लीफो में ये करना है, तो मुझे 50 का स्टॉक पड़ा हुआ है, 50 यूनिट का 30 करके और 200 यूनिट का 40 करके, अभी नया एंटर हुआ है 8000। ठीक है, ये दोनों को मुझे अलग अलग दिखा देना है। फिर फर्स्ट ऑफ फेब के बाद कौन सा डेट आता है, फर्स्ट ऑफ फेब के बाद 15th फेब इशू हुआ है 100, 15th फेब को इशू हुआ है 100, तो 100 इशू करेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले 50 वाला चला जाएगा, 30 उसके করে बाद হ্যাঁ তারপরে 50 40 हाँ फिर 50 वाला ही जाएगा 40 करके 2000, तो बचेगा कौन सा, 50 वाला स्टॉक तो खत्म हो गया, 200 में से 50 गया तो बचा कितना, 150 हाँ 150 40 करके 60,000 6000 6000। 15 तारीख के बाद 20th ऑफ फेब, इस डेट में बोला है इशू 100। ठीक है, तो 100 इशू होगा, तो 150 में से ही जाएगा, एक ही तो लॉट का सामान है। ठीक है, तो फिर 4000 हो जाएगा, बचा कितना, 150 में से 100 चला गया, 50 बचा, 50
हाँ, तो ये हो गया मेरा 2000। तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना हो गया? 2000। 2000। बस, और कुछ नहीं करना है हमें। और एक ऐसा क्वेश्चन है, इलास्ट्रेशन 12। बोला है कंटिन्यूइंग विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन इलास्ट्रेशन 11, मतलब अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया वही क्वेश्चन के थ्रू से करना है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2022 इफ द कंपनी फॉलोज वेटेड एवरेज बेसिस। तो जैसा अभी सीखा वेटेड एवरेज वही वाला करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वेटेड एवरेज बेसिस पे इस क्वेश्चन को करना है। मतलब बात यही हो गया कि ये अभी जो क्वेश्चन किया उसी क्वेश्चन को रिपीट करना है, बट वेटेड एवरेज मेथड से करना है, ठीक है। तो वही श्री राम मिल्स calculation of the value of inventory as on 31st March 2022। ब्रैकेट में लिख सकते हो कि कौन सा मेथड यूज करो, वेटेड एवरेज मेथड मैंने ऐसे लिख दिया, जैसे इसमें लिख सकते हो कि हम लोग फीफो यूज किए। अच्छा, अब यहाँ पर वही सेम कॉलम का स्ट्रक्चर होगा, डेट, रिसीप्ट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इशू, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, बैलेंस, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। अच्छा, तो सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री 0 लिखेंगे 1122 में, ठीक है। उसके बाद शायद परचेस था हम लोगों का 1122 में 100 यूनिट 30 करके, 1122 में 100 यूनिट 30 करके, तो ये हो गया 3000। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 यूनिट 30 करके, तो यहाँ पर हो गया मेरा 3000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का क्या था, इशू था 50 यूनिट 15 तारीख का। 50 कितना होगा, एक ही रेट का सामान है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो भी मेथड हो, फीफो हो, लीफो हो, सिंपल एवरेज हो, वेटेड एवरेज हो। तो यहाँ पर हाँ, अब यहाँ पर क्या कैसे करके निकालोगे, क्योंकि मुझे वेटेड एवरेज बोला है तो मुझे अलग अलग स्टॉक दिखाना नहीं है, वो तो सिर्फ लीफो फीफो में दिखाते हैं। अब वेटेड एवरेज में क्या होता है, हमें कैसे रेट निकालना पड़ता है, तो टोटल अमाउंट इंटू वेट। तो हाँ बोलो कितना आएगा ये? 3000 থেকে 1500 যাবে, মানে এটা 1500। 1500 তো আসবে। हाँ 1500, और इधर आ जाएगा 50, तो फिर डिवाइड करने से 30, ठीक है। फिर फर्स्ट फेब 22 था शायद, मुझे जितना याद आ रहा है। परचेज 240 करके 8000। तो 50 और 200 मिला के कितना हो जाएगा, 250, ठीक है। 8000 और ये 9500, अब डिवाइड कर दो, 9500 डिवाइडेड। 38 আসছে এটা। अच्छा 38 लिख देंगे, ठीक है। फिर 15th ऑफ फेब 22, फर्स्ट फेब के बाद इशू 100, फिर नेक्स्ट इशू 100। अच्छा, यहाँ पर 100 इशू होगा कितना करके, 38 करके, तो 3800। हाँ, 250 से 100 चला गया तो 150, और 9500 से 3800 चला गया तो कितना होगा, 5700। 5700। अब डिवाइड करके बोलो कितना आ रहा है। 38। 38। 38 ही आएगा, क्योंकि इशू किया है सेम स्टॉक से, तो 38 ही आना चाहिए। अब 20th ऑफ फेब था, इशू था 100, एक बार डेट चेक कर लेते हैं, 100 तो याद है मुझे, हाँ 100, तो वो भी 38 करके ही होगा, तो 3800। तो बचा कितना, 50, और ये इधर कितना बचेगा, 1900। 1900। तो ये भी 38 ही होना चाहिए, बिना कैलकुलेशन, हाँ बिना कैलकुलेशन किए बोल सकते हैं। तो ये क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो देखो इसमें जो भी वो फीफो लिफो वाला, मतलब नॉन क्या बोलते हैं उसे, हिस्टोरिकल मेथड जो है, नहीं इस मेथड का नाम क्या था, ये जो फीफो लिफो वाला था इस मेथड का नाम क्या था, এটা তো হিস্টোরিক্যাল ছিল। हिस्टोरिकल। हाँ, नॉन हिस्टोरिकल मतलब एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। तो हिस्टोरिकल मेथड का जो भी जितना भी हमें यहाँ पर चाहिए हम लोगों का कंप्लीट हो गया, ठीक है, और कुछ नहीं है। एक बार देख लेते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कुछ है कि नहीं, अगर है तो कर लेंगे, नहीं तो हम लोग वो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड वाला ही करेंगे। अब देख लेते हैं हम जस्ट एक बार।
नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन का स्ट्रक्चर नहीं, बस ठीक है। तो जो हम लोग का एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड है वो कौन कौन सा क्वेश्चन है उस पे, तो देखो वहां पर क्वेश्चन हम लोग का स्टार्ट हो रहा है 6th नंबर से, ठीक है। तो 6th नंबर वाला लास्ट क्लास में करवा दिया था, लास्ट नहीं उसके पहले एकदम स्टार्टिंग वाले, बस एक ही क्वेश्चन करवाया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन अभी तुम लोग को 7th वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो 7th वाला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इलास्ट्रेशन 7, ठीक है। क्या बोला है देखो, पढ़ के बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। हमें बता ही दिया है कि कौन से मेथड से, नॉन हिस्टोरिकल मतलब एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड या फिर रिटेल प्राइस मेथड, यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। अच्छा वो भी बता दिया है, अच्छा बात है। अब यहाँ पर दिया है सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ परचेज 2 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री कुछ नहीं था, क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस 50,000। हमें क्लोजिंग स्टॉक का, देखो मुझे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन ये कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, सेल वैल्यू। मुझे क्या निकालना है, इसका कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट कॉस्ट। निकालना है। तो सेलिंग वैल्यू से कॉस्ट तक कैसे पहुंचोगे, अगर सेलिंग वैल्यू से प्रॉफिट लेस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, कॉस्ट। तो मुझे ये पता करना है कि 50,000 में मेरा कितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो वो कैसे निकालोगे, तो मैंने सिखाया है तुम लोग को। देखो पहला क्लास जो किया है उसमें तो मैंने सिखाया ही है, लास्ट क्लास भी अलग से सिखाया है, देखो हम बताते हैं। देखो कहाँ सिखाया था, देखो याद करो, दिखाते हैं। ये देखो, ये देखो कैसे सिखाया था, परसेंटेज ऑफ जीपी निकाल के हम लोग कर सकते हैं, मैंने सिखाया था, ठीक है। एक एग्जाम्पल से यही वाला करके दिखाना है तुम लोगों को। तो बोलो कैसे निकालोगे, कैलकुलेशन ऑफ, सबसे पहले निकाल लो कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस मार्जिन, ठीक है, कि हमारा ग्रॉस मार्जिन यानी ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो 2 लाख का सामान खरीदा और उसे बेच कितने में, टोटल उसका सेल वैल्यू कितना है, ये क्वेश्चन देख के बताओ कि 2 लाख तो परचेज कॉस्ट है, मैंने 2 लाख का सामान खरीदा और ये 2 लाख का सामान हम कितने में बेच सकते हैं, कितने में बेचा है, ये कितने में बेच सकते हैं। ये देखो ये रहा गोडाउन, यहाँ पर जो सामान है ये है 2 लाख का, ठीक है। अब इसमें से यहाँ पर जो सामान है वो बिक गया है कितने से, 2 लाख से, और ये जो बचा हुआ सामान है उसको बेच सकते हैं 50 लाख से। तो मैंने 2 लाख का जो सामान खरीदा था वो कितने में बेचने का मेरा टारगेट है टोटल, 50 लाख। 52 और एक बार बोलो 50, क्या बोल रहे हो, 2 लाख, 2 লাখ কত হবে ঠিক করে বলো, আরেকবার বলো, মানে ঠিকই বলছো কিন্তু কথাটা হাফ হাফ আমি বলছি 52 লাখ হবে মানে না 52 লাখ, 52 লাখ আবার কোথা থেকে, একবার বলুন কোশ্চেনটা কি বললেন? 52 লাখ তো ডেটাই আমাদের নেই, আমি সেটাই 52 লাখ শুনছি বলেই আমি বললাম আরেকবার বলো, আমি কি ভুল শুনছি, 52 লাখ কোথায় আছে আমাদের ডেটা, এটা তো 50,000। और एक बार क्वेश्चन बताते हैं, देखो ये मेरा गोडाउन है, ठीक है, इसमें मेरा जो सामान पड़ा हुआ है ये मैंने सामान खरीद के लेके आके डाल दिया, कितने का सामान खरीदा, 2 लाख का, ठीक है। ये गोडाउन के अंदर जो दिख रहा है ना ये 2 लाख का सामान है, इसमें से ये इतना सामान मैंने बेच दिया कितने में, 2 लाख रुपए में। तो क्या मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया, नहीं नहीं, 2 लाख का सामान खरीदा था, 2 लाख का सामान बेच दिया, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। और जो बचा हुआ है ना इधर का, ये देख रहे हो, ये जो बचा हुआ है इसको 50,000 में बेच सकते हैं, ये मेरे क्लोजिंग स्टॉक का सेल वैल्यू है, क्लोजिंग इन्वेंटरी का सेल वैल्यू। तो मैंने जो 2 लाख का सामान खरीदा वो हम कितने में बेचेंगे पूरा, 2,50,000। हाँ तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि 2,50,000। अब तुम लोग अगर इसको गलती से बोल दोगे कि 2 लाख, तब तो बात गलत हो गया ना। मेरे पास 2 लाख का टोटल सामान खरीदा हुआ था, जिसमें से मैंने 2 लाख में कुछ सामान बेच दिया और बाकी पड़ा हुआ सामान 50,000 में बेच सकते हैं। तो 2 लाख का सामान कितने में बेच सकते हैं, 2,50,000 में, तो कितना प्रॉफिट है, 50,000 50,000। इतना समझ में आता है तो फिर हो जाएगा, बस ये समझना जरूरी है। तो अब यहाँ पर लिखते हैं सेल्स
ड्यूरिंग ईयर, मतलब जो सच में सेल हो चुका है, ठीक है, कि मेरा 2 लाख का सेल हो चुका है और जो पड़ा हुआ है उसे हम 50,000 में बेच देंगे। तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ परचेज स्टॉक, जो भी स्टॉक हम लोगों ने परचेज किया है उसका टोटल सेल्स वैल्यू। हाँ, भले ही मेरा ये वाला सोल्ड आउट है, ये सोल्ड आउट नहीं है, बट फ्यूचर में जब भी बेचेंगे तो 50,000 से बेचेंगे, ऐसा क्वेश्चन हमें बोल रहा है। तो अब प्रॉफिट निकालने के लिए कैसे करेंगे, लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ परचेस, जो परचेस किया है उसका कॉस्ट, जितना सामान परचेस किया उसका कॉस्ट कितना है, 2 लाख। ये कौन सा वाला 2 लाख है, देखो पहले जो सेल्स वाला लिखा वो ये वाला 2 लाख था, और अभी जो लिख रहा है कॉस्ट ऑफ परचेस ये वाला 2 लाख है, जो परचेस किया उसका कॉस्ट 2 लाख है। तो 2 लाख में खरीद के 2.5 लाख में बेचने का हमारा जो है मतलब डिजायर प्रॉफिट हमारा, इसका मतलब कितना आ रहा है 50,000, ठीक है, जिसमें से हम लोग 2 लाख अब बेच चुके हैं, 50,000 फ्यूचर में बेच देंगे, पड़ा हुआ है तो बिक जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन। अब मुझे निकालना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तब ना हम माइनस, देखो ये जो प्रॉफिट है ये अमाउंट है, ये किस पे है, ये पूरे परचेज पे है। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना है, 50,000 प्रॉफिट कमाया, कितना स्टॉक बेच के, मतलब कितना बेच के हम 2 लोग लाख 50,000, नहीं कितना बेच के हम लोग 50,000 कमा सकते हैं, कितने रुपए का स्टॉक बेच के। ये 2 लाख पे 50,000 का प्रॉफिट नहीं है, ये गलत बात हो जाता है। 2 ये लाख 50,000। हाँ, ये 2.5 लाख पे 50,000 का प्रॉफिट है, ठीक है, जिसमें से 2 लाख का प्रॉफिट अर्न हुआ है, 50,000 का भी नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग तो टोटल में कर रहे हैं ना, नहीं तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर 2,50,000 के सामान पे 50,000 का प्रॉफिट है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना है, ये আসছে 5% 20%। हाँ 20%, ठीक है। तो अब मुझे पता चल गया कि मेरा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट स्टॉक पे 20% है। तो अब ये क्लोजिंग स्टॉक जो है सेलिंग प्राइस पे, उसका प्रॉफिट हटा के निकाल लो उसका कॉस्ट। तो ये भी तो प्रॉफिट ऑन सेल है, और 50,000 भी तो मेरा सेल वैल्यू है, तो 50,000 10,000 মানে 40,000 হচ্ছে ক্লোজিং স্টকের মানে কস্ট। हाँ हाँ, तो 50,000 का मेरा सेल वैल्यू है, इसी में मेरा प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो सेल पे प्रॉफिट 20%, तो 50,000 पे 20% कितना होता है 10,000। तो ये हो गया मेरा 40,000। बोलो समझ में आ गया, बोलो किसी को कोई डाउट है इसमें, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। कोई भी डाउट नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट वाले इलस्ट्रेशन में जाएं। पूछो, कुछ ম্যাম पूछोगे हाँ बोलो। ম্যাম বলছি যে কস্ট অফ পারচেজটা মানে এটা আবার পরে কিনেছে। কেন, এটা তো কিনেছে, কিনেছে তবেই তো বিক্রি করেছে, পরে কোথায় কিনেছে, 2 লাখের স্টক কিনে নিয়ে এলো, 2 লাখের, এটা যদি আমি ট্রেডিং এ করি তাহলে পারচেজটা কি লেখো, 2 ওপেনিং স্টক কত লিখবে, সরি 2 ওপেনিং স্টক 0, 2 পারচেজ কত লিখবে, ম্যাম 2 লাখ 2 লাখ, ঠিক আছে। বাই সেলস কত লিখবে, সেল ডিউরিং দ্য ইয়ার সেল করেছি তো 2 লাখ। 2 লাখ, ঠিক আছে। প্রফিটও আছে তো ম্যাম 2 লাখের মধ্যে। হ্যাঁ প্রফিট থাকলে কি হয়েছে, এটা 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 তো প্রফিট ইনক্লুড করেই তো সেলস ভ্যালুটা লেখা হয় ট্রেডিং এ, সেটারই তো এগেনস্টে জিপি বেরোয়, হ্যাঁ এই সেলেরই তো জিপি বেরোয় এখানে, এটা তো সেল ভ্যালুতেই থাকে, বাকি সব কস্ট ভ্যালুতে থাকে, এই প্রফিট কথাটা, থাকে হ্যাঁ। হ্যাঁ এই কথাটা আমরা লাস্ট দিন একটু বলেছিলাম, বোধহয় ড্র करेছিলাম। तो क्लोजिंग स्टॉक जो लिखोगे, क्या ये 50,000 लिखना सही होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ठीक है। 50,000 क्या है, প্রফিটের সাথে नहीं যোগ मुझे ये করা बोलो হয়েছে। 50,000 क्या है, कॉस्ट है कि एनआरवी है, एनआरवी
एनआरवी है, ठीक है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू है कि इसको अगर बेचेंगे तो मुझे 50,000 मिलेगा, तो मुझे कॉस्ट भी पता करना पड़ेगा ना, तब तो लोअर जो होगा उस पर रिकॉर्ड करोगे, यहाँ थोड़ी ना इसको 50,000 पे रिकॉर्ड कर दोगे। कॉस्ट निकालो, तो कॉस्ट मतलब जितने में खरीदा था, तब कैसे निकालोगे कितने में खरीदा था, तो इसमें से जो प्रॉफिट है वो एक्सक्लूड करना पड़ेगा। प्रॉफिट कैसे पता करोगे कितना प्रॉफिट है, तो देखो 2 लाख का सामान खरीदा, अब तुम लोग अगर सोच रहे हो कि 2 लाख में खरीदा 2 लाख में बेच दिया, तो ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि 2 लाख का सामान खरीदा, उसमें से कुछ सामान 2 लाख में बेचा है, कुछ तो क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है, क्वेश्चन तो बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है 50,000, तो पूरा कहाँ बिका है। अब 50,000 का मुझे कॉस्ट पता करना पड़ेगा, वो हम कैसे करके कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे एक इंफॉर्मेशन दे रखा है कि मैंने जो 2 लाख का परचेस किया था उसमें से मैंने 2 लाख का सेल कर दिया, ठीक है, और जो बचा हुआ है उसको हम 50,000 में सेल कर सकते हैं, तो फिर मेरा ये 2 लाख का खरीदा हुआ सामान कितने में बिक सकता है, And 2,50,000. तो फिर 50,000 प्रॉफिट कितना 50,000, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना 20%, तो 20% का प्रॉफिट हर एक स्टॉक में हम लोग कमाएंगे, चाहे कोई भी कभी भी बिके, ये 2 लाख में से जो भी स्टॉक बिकेगा उस पे हम लोग 50% प्रॉफिट कमाएंगे। तो इसका मतलब ये 50,000 में भी 50% प्रॉफिट इंक्लूडेड है, ये 2 लाख में भी 50% प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो प्रॉफिट हटा दो 50,000 में से तो आता है 40,000। तो अगर इसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे देखो, तो यहाँ पर टू परचेस आ जाएगा मेरा 2 लाख, ठीक है, बाई सेल्स आ जाएगा 2 लाख, बाई क्लोजिंग स्टॉक फिर कितना आएगा, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट 40,000 एनआरवी 50,000, कितने से रिकॉर्ड होना चाहिए 50,000. 40 50 মধ্যে লোয়ার কে 50 কি করে হবে 40 হবে না 40,000, ठीक है। अच्छा अब इधर कितना आ जाएगा 2,40,000, तो मेरा जीपी कितना आना चाहिए इधर, इधर 2 लाख 40,000 40,000। अब ये 40,000 का जीपी कैसे आएगा, जो स्टॉक बिका उसका, तो 2 लाख का 2 लाख में जो बिका क्या उस पे 40,000 प्रॉफिट हो रहा है, चेक करो 2 लाख पे 50% लगा के 40,000 ही হচ্ছে 40,000 हो रहा है। 2 লাখের উপর 20% তো 40,000 ही হচ্ছে 20% है तो 50% ओ 20%, সরি আমি এটা 50 লিখে দিয়েছি ভুল করে, 20%, हाँ 20% 40,000 हो रहा है, ठीक है, तो समझ में आया पूरा कंसेप्ट। तुम लोग ये 2 लाख देख के कंफ्यूज हो रहे हो, ये मत करो, वो तो हो ही सकता है। अच्छा. बुझते पारले ना, मैंने 10 रुपए का सामान खरीदा, 10 रुपए का सामान 10 रुपए का सामान में से मैंने 10 रुपए में बेच दिया, तो अभी ऐसा थोड़ी है कि मैंने 10 रुपए का जो सेल वैल्यू है ये 10 का चीज 10 में बेचा, मान लो ये मैंने 5 चीज खरीदा था 2 रुपए करके, ठीक है, उसमें से मैंने क्या किया है, यहाँ पर मान लो कि एक चीज बेचा है 10 रुपए का, ठीक है, तो अभी मेरे पास मेरा सेल वैल्यू हो गया, अब मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, मेरे पास टोटल स्टॉक था क्वांटिटी 5 और एट द रेट 2 मैंने उसको 10 रुपीज में बेच दिया, एट द रेट ऑफ 10 करके एक स्टॉक बेच दिया, मेरे पास अभी कितना स्टॉक पड़ा हुआ है 4, ठीक है, वो 4 स्टॉक का वैल्यू कितना होगा 4 इंटू 2 8 करके, ठीक है, तो वो चीज ये 10 देख के ऐसा मत सोचो, या 2 लाख देख के ये इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है, कि ये 2 लाख है बोल के ऐसे हो गया, ऐसा बात नहीं होता है, ठीक है, बोलो अब क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। हाँ मैम. ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं, इलास्ट्रेशन 8। इलास्ट्रेशन 8 में क्या बोला है, बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2022, ठीक है, तो बोल रहा है इन्वेंट्री 1 तारीख का, परचेज दिया है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल चार्जेस, सेल्स वैल्यू दिया हुआ है, बताते हैं सब। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2021 a sum of 17,500 was written off on a particular item which was originally purchased for 50,000 and was sold during the year for 45,000. Bearing the transaction related to this item, the gross profit earned during the year was 20% on sales। कुछ नहीं समझ में आया होगा, हम बताते हैं क्या बोला है, इसके बाद और कुछ है क्या देख लेते हैं, नहीं, ठीक है, तो देखो हम इसको ड्रॉ करके समझाएंगे और तुम लोग भी ड्रॉ कर लो, याद रहेगा। सबसे पहले बोला है कि 1421 में हमारे पास 1,42,500 का स्टॉक है, 1421 में हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक है
वो है 1,42,500 का, ये क्वेश्चन हमें बोला है। और परचेज हुआ है ये पूरे साल भर में, क्योंकि देखो ये जो डेटा है, नहीं ये एसर्टेन करने बोला है, ये पूरे एक साल का डेटा है। परचेज 7,62,500, कब से कब का परचेज है ये नहीं बोला है, तो पूरा परचेज हो जाएगा मतलब 1,421। तो ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 22। 22। 22। जिस समय का क्लोजिंग स्टॉक हमें निकालने के लिए बोला है, क्वेश्चन बोला है इस डेट का क्लोजिंग स्टॉक निकालो, ठीक है। अच्छा, ये पूरे पीरियड में हम लोगों ने क्या क्या परचेस किया, सेल किया, वो दिया हुआ है। परचेस किया है 7,62,500, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं परचेस किया है 7,62,500। अच्छा, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,50,000, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हुआ है 1,50,000। अच्छा, फिर इसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट और फाइनेंशियल चार्जेस। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए मुझे तो सिर्फ ट्रेडिंग रिलेटेड डेटा ही चाहिए। सोचो ना, क्लोजिंग स्टॉक जब निकालते हो तो फिर अगर ट्रेडिंग फॉर्मेट में हम लोग अगर करते हैं, हम एक जस्ट नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो क्या वहां पर हमारा सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल चार्जेस ये कहाँ आता है, ये बोलो फाइनल अकाउंट्स में। मैम ट्रेडिंग अकाउंट राइट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस মানে ডাইরেক্ট না, এক্সপেন্স তো ম্যাম ম্যানুফ্যাকচারিংটা ঠিক বলেছো, সেলিং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফাইন্যান্সিয়াল এটা বলো। না এটা ম্যাম পিএল এ। पीएल में आता है, ठीक है। तो पीएल के आइटम से क्या क्लोजिंग स्टॉक का कोई लेना देना है? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक না अगर ম্যাम निकालना है तो मुझे ट्रेडिंग चाहिए, तो ये जो दे रखा है ना ये फालतू का दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। इसका कोई काम ही नहीं है, हमारे पूरे क्वेश्चन में इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये सेलिंग एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल चार्जेस है, ये मेरे क्लोजिंग स्टॉक निकालने में मुझे हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए मुझे ट्रेडिंग आइटम्स चाहिए होते हैं, तो ये कोई भी ट्रेडिंग आइटम है नहीं, ठीक है। तो ये फालतू का दे रखा है, इसको हटाओ। हाँ, सेल्स लिख लो 12,45,000। और ये मैन्युफैक्चरिंग क्यों लिखा है पता है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जब हम लोग करते हैं, मैंने करवाया है, ठीक है, तो जिन्होंने किया है तो उनको तो पता होना चाहिए, फिर भी हम बोल रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जैसे मैंने बोला है कि देखो बिजनेस दो तरीके का होता है, यहाँ भी बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग करके किसी को बेच सकते हो सामान, या ट्रेड करके बेच सकते हो। तो मैन्युफैक्चरिंग करके अगर बेचते हो, ठीक है, तो फिर तुम लोग का क्या होता है, नॉर्मली ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनता है। अगर मैन्युफैक्चरर है तो एक एक्स्ट्रा अकाउंट और बनता है जिसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जाना चाहिए। बट अगर मेरे क्वेश्चन में कभी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दे देता है फाइनल अकाउंट्स के केस में, और मुझे बोला जाता है सिर्फ ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बताओ, मेरा क्वेश्चन समझो, मुझे ट्रायल बैलेंस में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया है, बट मुझे बोला है फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए जिसमें ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, मुझे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने नहीं बोला, तो हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को कहाँ दें? तो कायदे से तो वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाना चाहिए, लेकिन वो अकाउंट है ही नहीं हमारे पास, तो फिर ये कहाँ दोगे? तो मजबूरी में इसे कहाँ ट्रेडिंग देना? हाँ, मजबूरी में इसे ट्रेडिंग में देना पड़ता है, बट वो ट्रेडिंग का आइटम है नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग मतलब जो ट्रेड कर रहे हैं, तो ट्रेड के साथ मैन्युफैक्चरिंग का कोई रिलेशन नहीं होता है, मतलब मैन्युफैक्चर करके जो सामान रेडी होता है वो ट्रेड होता है। तो ये वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए, बट क्वेश्चन मुझे अगर अलाउ नहीं करता है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ, तो हम नहीं बना सकते, तो मुझे ट्रेडिंग में देना होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो इसको हम ट्रेडिंग का पार्ट मान रहे हैं, मानना पड़ेगा, तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन करने में इसका इम्पैक्ट आएगा। बोलो मैन्युफैक्चरिंग आएगा और बाकी वो जो भी डेटा था वो नहीं आएगा, क्या इसका मतलब क्लियर है? হ্যাঁ ম্যাম। कोई मैम डाउट नहीं है किसी को? नहीं है। अच्छा, अब देखो, अब बोल रहा है जब हम लोग इन्वेंट्री वैल्यू कर रहे थे 31 मार्च 2001, अब 31 मार्च 2001 मतलब कब? यहाँ या फिर यहाँ, मतलब स्टार्ट या एंड? ম্যাম এন্ড 30 ম্যাম কি বললেন ডেটটা? 31 মার্চ 2001। ও তাহলে ওটা ম্যাম আগেরটা ক্লোজিং এর ওটা দিয়েছে, মানে আগের मतलब বছরের ক্লোজিং। हाँ, मतलब ओपनिंग भी बोल सकते हो रिवर्सली, হ্যাঁ 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 ওপেনিং। ठीक है। तो ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग या फिर इस साल का ओपनिंग में जब हम लोग स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे थे, तो हम यहाँ पर एक कैलकुलेशन दिखा देते हैं। यहाँ पर हम लोग स्टॉक वैल्यूएशन कर रहे थे, तब हुआ क्या, बोल रहा है कि इस सम मतलब अमाउंट 17,500 वाज रिटर्न ऑफ मतलब कम कर देना ऑन ए पर्टिकुलर आइटम। तो कोई एक आइटम जो हम लोगों ने
विच वॉज ओरिजिनली परचेस्ड फॉर 50,000। हम लोगों ने कोई एक स्टॉक खरीदा था 50,000 का, ठीक है, तो हम लिख देते हैं ओरिजिनल कॉस्ट OC, ठीक है, ज्यादा जगह नहीं है ना, 50,000 से खरीदा था, इसके वैल्यू को हम लोगों ने कम कर दिया, ठीक है, राइट ऑफ कर दिया, कितने से, 17,500 से। अब ऐसा क्यों करते हैं, तो देखो ऐसा कोई सामान है जो मुझे पता है कि मेरा ये सामान खराब है, डिफेक्टिव है, या कुछ ऐसा उसमें प्रॉब्लम हो गया है कि वो नॉर्मल सेल वैल्यू में नहीं बिकेगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई चीज खराब हो गया है, टूट गया है, फूट गया है, ऐसा कोई चीज है कि हम चाहते हैं कि उसको कम में बेच दे। अब कम में मतलब कितना कम में बेचेंगे, तो ये लोग बोल रहे हैं कि 50,000 से खरीदा था तो 50,000 पे प्रॉफिट लगा के बेचना चाहिए था, बिजनेस का कंसेप्ट यही बोला जाता है। बट यहाँ पर क्या है कि स्टॉक का हालत ऐसा है कि 50,000 पे प्रॉफिट तो क्या जोड़े, 50,000 पे भी उसे बेच नहीं सकते हैं, उसको 17,500 से कम करना पड़ा ताकि वो किसी भी हालत में मार्केट में बिक जाए, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने 50,000 के आइटम का कॉस्ट अभी कितना कर दिया है कम करके, 17,500। से कम किया है, तो कम होके कितना हो गया ये पूछ रहे हैं। 32,500। हाँ, मतलब हम ये बोल रहे हैं, जैसे मेरे पास मान लो एक कैलकुलेटर था 100 रुपए का, मैंने खरीदा था बेचने के लिए, अब वो कैलकुलेटर थोड़ा सा फट गया है, ठीक है, अब वो कोई तो उस पे प्रॉफिट लगा के बेचेंगे तो कोई लेगा नहीं, तो हम सोच रहे हैं ठीक है भाई, ये 100 रुपए का कैलकुलेटर ना हम इसको 20 रुपीज में बेच देंगे। तो मैंने 80 रुपीज से उसके वैल्यू को कम कर दिया, क्यों, ताकि वो किसी भी अमाउंट से बिक जाए, एटलीस्ट देखो मेरा प्रॉफिट ना हो, कम से कम मेरा 100 में से 20 तो रिकवर हो। अगर हम इतना भी कोशिश नहीं करेंगे फिर वो तो जीरो अमाउंट में बिकेगा, मतलब जीरो हो जाएगा ना, मतलब उसका कोई भी वैल्यू रिकवर नहीं हो पाएगा। तो ऐसे बिजनेस में करते हैं लोग कि भाई ठीक है मेरा ये चीज खराब है, आप इसको कॉस्ट के हिसाब से लेके जाओ, अच्छा और कम कर देते, चलो कोई बात नहीं, ऐसे करके बोला जाता है ना। तो 17,500 से कम करके 32,500 इसका वैल्यू कर दिया गया है। तो जो डिफेक्टिव आइटम था या एबनॉर्मल आइटम था, या फिर इसे बोलते हैं पोर सेलिंग लाइन आइटम, मतलब जो आइटम बेचने के लिए उसका जो कंडीशन है वो नॉर्मल आइटम की तरह नहीं है, उसे बोलते हैं पोर सेलिंग लाइन आइटम यानी PSL। ऐसे आइटम को बोलते हैं PSL, पोर सेलिंग लाइन आइटम, ठीक है, या फिर एबनॉर्मल आइटम, अलग अलग नामों से जाना जाता है, या फिर डिफेक्टिव आइटम, सस्ते में बेचना पड़ेगा, डिफेक्टिव आइटम बोला जाता है ऐसे चीजों को, ठीक है। तो जो मैंने 50,000 से इन्होंने खरीदा था बेसिकली, तो वो 32,500 का अब ये लोग मान के चल रहे हैं। अब ये चीज ना बिक भी गया, वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 45,000, अब ये बिक गया है 45,000 में। तो 45,000 में बिक गया है, तो ये सेल के अंदर ये इंक्लूडेड है, ठीक है, इस सेल के अंदर PSL आइटम इंक्लूडेड है 45,000 का, क्योंकि ये तो टोटल सेल है, तो टोटल सेल में एबनॉर्मल सेल 45,000 का इंक्लूडेड है। तो अब ये बेच के प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तुम लोग बताओ, क्योंकि उसका कॉस्ट तो बाद में 32,500 हो गया था। अब 32,500 का चीज अगर हमारे 45,000 में बिक जाता है तो क्या बोले उसे, प्रॉफिट है कि लॉस है, बोलो। ম্যাম তাহলে তো প্রফিট, যদি 32,500টা 45,000 সেল हाँ করে তো। हाँ, तो ये प्रॉफिट ही मानेंगे, क्योंकि अभी तो हमारे लिए वो 50,000 का है नहीं ना। जब ईयर एंड हुआ, यहाँ पर जब बैलेंस शीट बना या फिर यहाँ पर ट्रेडिंग बना, तो मुझे इसको रिकॉर्ड करना था कैसे, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट 50,000, मेरे हिसाब से इसका NRV अब 32,500, तो ये कितने में रिकॉर्ड हुआ होगा, बोलो। 32,500। 500। तो जब ये स्टॉक कैलकुलेट हुआ तो इसमें ये PSL आइटम कितने से इंक्लूड था, 32,500, बोलो। 1,42,500 में 32,500 PSL आइटम इंक्लूडेड है कि नहीं है, ये बताओ, হ্যাঁ ম্যাম আছে। है ना। इसमें PSL आइटम ये वाला इंक्लूड है, बोलो यहां तक क्लियर है बात, হ্যাঁ ম্যাম। बोलो सबको यहां तक क्लियर है। कोई डाउट है, नहीं, अच्छा। अब बोल रहा है क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस का एक प्रॉब्लम था रिलेटिंग टू दिस आइटम, द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑन सेल। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो 20% ऑन सेल है। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब बाकी सारे आइटम तो पोर सेलिंग लाइन आइटम नहीं है, तो नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो 20% ऑन सेल है। हम लोग को बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होगा ये बताओ, ठीक है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं,
तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, हम लोग एबनॉर्मल आइटम को अलग से ट्रीट करेंगे। तो मैंने तुम लोग को एकदम पहले वाले क्लास में एक स्ट्रक्चर लिखवाया था, ठीक है, ये देखो, ये स्ट्रक्चर फॉलो करोगे तो बड़े ही आसानी से हो जाएगा। अगर मेरे पास नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों तरह का आइटम है तो मुझे इस तरीके से लिखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि अगर मुझे क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्या हो जाएगा, माइनस सीओजीएस। क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, माइनस सीओजीएस कर देते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा, स्टॉक बोलो, ये फॉर्मूला लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, यही लगाना पड़ेगा एडजस्टेड सेलिंग प्राइस में। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक भी अवेलेबल है, परचेज भी अवेलेबल है, ठीक है, सीओजीएस देखना पड़ेगा कितना होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली निकल के आएगा। तो सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक वगैरह लिखना पड़ेगा, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा बाइफरकेट करके लिखेंगे, नॉर्मल एबनॉर्मल को अलग से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग करो, एक करोगे तो मतलब स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st of March 2022, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉलम बना लेंगे, पर्टिकुलर्स, नॉर्मल, एबनॉर्मल, क्योंकि एबनॉर्मल आइटम है, अगर नहीं है तो करने का कोई जरूरत नहीं है। वैसे देखो कंबाइनली भी किया जा सकता है, बट हम सोचते हैं कि इस तरीके से करने से कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, फॉर्मूला देखो, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सीओजीएस इक्वल क्लोजिंग स्टॉक, ये फॉलो करना है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, तुम लोग टोटल में बताना मुझे इस ड्रॉ को देखते हुए कि ओपनिंग स्टॉक कितना है। ये ड्रॉ को देख, 1,42,500। टोटल 1,42,500 है, तो हम ये टोटल कॉलम में लिखेंगे। बोलो क्या ये मैंने कुछ गलत लिखा है, मतलब इसमें तुम लोग को कोई डाउट है कि ओपनिंग स्टॉक 1,42,500 होगा कि नहीं होगा, क्या इसमें कोई डाउट लग रहा है। मैम अब इसमें मेरा एबनॉर्मल आइटम है, वो कितने का है वो भी ड्रॉ बताएगा मुझे। बोलो एबनॉर्मल आइटम कितने से इंक्लूडेड है, 32,500। तो एबनॉर्मल कॉलम में लिखो 32,500। तो इस स्टॉक में नॉर्मल आइटम कितना है, कैसे निकालोगे। ওটা ম্যাম মাইনাস করতে হবে हाँ, তাহলে। करो करके बताओ कितना 1,10,000। 1,10,000, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज करना पड़ेगा, तो ऐड करो परचेज, ठीक है। तो परचेज कितना है, ड्रॉ देख के बोलो, मैम टोटल बताओ। 7,62,500। क्या इसमें कोई एबनॉर्मल आइटम इंक्लूडेड हो सकता है, क्योंकि एबनॉर्मल आइटम तो ओपनिंग स्टॉक के साथ आया, हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर जो परचेज किया उसमें कुछ एबनॉर्मल आइटम आया, ऐसा तो हमें कुछ बोला नहीं था, ये हाँ तो मैम बोला था नहीं ना, नहीं है। तो एबनॉर्मल 0, तो नॉर्मल में कितना लिखोगे, 7,62,500। 500, ठीक है। अच्छा, अब परचेज के साथ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आता है, तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है यहाँ पर, कौन सा है डायरेक्ट एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लिखेंगे यहाँ पर। 1,50,000। हाँ, ये टोटल है 1,50,000। अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में क्या कुछ एबनॉर्मल नॉर्मल वाला पार्ट हो सकता है, बोलो, नहीं, वो तो स्टॉक होता है, एक्सपेंसेस में क्या हाँ मैम नॉर्मल एबनॉर्मल, तो फिर यहाँ पर ये पूरा हमेशा ही नॉर्मल में आएगा, ठीक हाँ है। मैम। ये करने से मुझे क्या मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक के साथ परचेज ये ऐड करने से मुझे मिलेगा टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे पास ओपनिंग में इतना सामान था, मैंने और इतना खरीद लिया, तो टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, হ্যাঁ ম্যাম। तो निकालो। ম্যাম तो ফার্স্ট এরটা হচ্ছে নরমালি 10,22,500। अच्छा, অ্যাবনর্মাল তো এটাই থাকবে, আর এইটা ম্যাম এটা আসছে 10,55,000। 10,55,000। 10,55,000, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इससे सीओजीएस लेस करना है, ठीक है। अब मुझे इससे सीओजीएस, हम इसको ए नाम दे देंगे और इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। फिर हम निकालेंगे अपने हिसाब से सीओजीएस, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है, बोलो, सेल से क्या करते हैं, প্রফিট লেস করতে হবে। हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं, सेल से प्रॉफिट लेस करके, तो सेल्स, ठीक है, लेस कर देंगे प्रॉफिट। अच्छा, अब मुझे बोलो टोटल सेल्स कितना है, 12,45,000। लेकिन इसमें से एबनॉर्मल सेल कितना है, 45,000। तो हम लोग बाइफरकेट करेंगे, तो सेल्स में
टोटल में लिखेंगे 12,45,000, जिसमें से एबनॉर्मल आइटम जो बिका वो 45,000 का था, तो नॉर्मल आइटम सेल कितने में हुआ है? 12 लाख। अब प्रॉफिट कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर देखो, सेल जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है, ये मेरा टोटल में आ गया, यहाँ पर हम लिख रहे हैं सेल नॉर्मल। नॉर्मल सेल 20% বলেছিল প্রফিট, তো এটা করলে পরে হয়ে हाँ যাবে। हाँ, नॉर्मल में 20% लगाना है, तो 20% मतलब कितना हो जाएगा? मैम 2,40,000। 2,40,000, ठीक है। तो नॉर्मल सेल में प्रॉफिट 2,40,000, तो यहाँ पर लिख देते हैं, कैलकुलेशन वहां किया 2,40,000, और टोटल में कितना लिखोगे? 2,40,000, हाँ मैम। ठीक है। और जो एबनॉर्मल सेल है उसका लिखेंगे, तो एबनॉर्मल का वैसे ही लिख सकते हो। एबनॉर्मल सेल जो है उसको हम लोगों ने 45,000 में बेचा, ठीक है, एब सेल ऑफ एबनॉर्मल आइटम, ठीक है, और उसका कॉस्ट कितना था? यहाँ प्रॉफिट नहीं है, कॉस्ट पता है। हाँ, बोल। 32,500। तो फिर प्रॉफिट कितना हुआ? 12,500। तो ये एबनॉर्मल कॉलम में लिख दो और टोटल में भी लिख दो। बोलो, समझ में आया? दोनों को अलग अलग करके दिखाना होता है, क्योंकि हाँ दोनों का मैम। प्रॉफिट कभी एक नहीं हो सकता है। मेरे पास एक अच्छा प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, उस पे हम जो प्रॉफिट कमा लेंगे, मेरे पास एक खराब टूटा फूटा प्रोडक्ट पड़ा है, उस पे हम उस पे भी सेम प्रॉफिट कमा लेंगे, इतना तो होता नहीं, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये टोटल करने से मुझे मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स मैंने बेचा उसका कॉस्ट। कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेल से प्रॉफिट को लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेल्स हो गया और ये प्रॉफिट, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या हो गया? 12 लाख का सेल नॉर्मल, जिसपे नॉर्मल प्रॉफिट 2,40,000, तो फिर मेरा कॉस्ट कितना उस सामान का? मैम 9,60,000। 60,000, और 45,000 में बेचा, 12,500 प्रॉफिट कमाया, इसका मतलब जो लिखा हुआ है। तो कॉस्ट कितना? बिना कैलकुलेट किए भी बोल सकते हो, यहाँ से डेटा देके पुट कर दो। 32,500। 500, और 12,45,000 से ये दोनों लेस कर दो, मतलब टोटल सेल से ये टोटल प्रॉफिट लेस कर दो। मैम 9,92,500। 500, तो ये हो गया मेरा सीओजीएस। अब मुझे करना क्या है? ये इससे सीओजीएस लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए। तो क्लोजिंग स्टॉक ए माइनस बी, तो निकालो। हाँ ना 10,22,500 माइनस 9,60,000 कितना हो जाएगा? मैम 62,500। 62,500, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक। अब मुझे एक चीज बताओ, ये नॉर्मल स्टॉक का नॉर्मल जो स्टॉक था प्लास्टिक की वो आवाज निकल के आया। अच्छा, अब मुझे एक चीज बोलो कि जो मेरा यहाँ पे एबनॉर्मल चोट की आवाज अच्छी आइटम है। था, एक सेकंड, अच्छा देखो, एबनॉर्मल आइटम जो था, क्या वो बचा है या वो पूरा बिक गया? मुझे ये बोलो। मैम পুরোটাই তো মানে 32,500 ওটা তো পুরোই দিয়ে দিলাম। চলে গেল। তাহলে আমার এটা এ আর বি মাইনাস করলে জিরো আসার কথা, আসছেও 32,500, 32,500 जीरो। और हाँ हाँ। जीरो सिर्फ फॉर्मूले से मत देखो, कंसेप्ट भी लगाओ कि भाई मैंने जो स्टॉक खरीदा था एबनॉर्मल, जो निकल गया, फिर मैंने उसका वैल्यू कम किया, फिर उसको बेचने का कोशिश किया, बिक भी गया, तो अब वो मेरे पास है ही नहीं, तो फिर उसका क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। तो मेरे पास नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक, जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है क्लोजिंग में, वो सारा नॉर्मल आइटम है। तो 10,55,000 से 9,92,500 माइनस करके बोलो कितना आ रहा है? मैम सेम 62,500 62,500। अगर हाँ ये जीरो आ रहा है तो ये वाला भी जो होगा वो नॉर्मल वाला ही होगा, एबनॉर्मल वाला तो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। तो बोलो ये नहीं है। समझ में है ना? ये समझ में आया? इलास्ट्रेशन 8। बोलो ये सबको क्लियर है या इसमें कोई डाउट है? इसमें देखो कंबाइनली किया हुआ है, देखो कैसे किया है। ओपनिंग में टोटल लिख दिया है, फिर यहाँ पर बुक वैल्यू को 32,500 किया है अलग से, फिर इसका स्टॉक को अलग दिखाया है, फिर यहाँ पर परचेज मैन्युफैक्चरिंग ऐड करके टेलेक्टोरी। तो ऐसे करके भी तुम लोग कर सकते हो, फिर यहाँ पर एबनॉर्मल आइटम को अलग से। लेकिन मुझे लगता है मैंने जो बोला उसमें समझना बहुत आसान है, इसमें करने जाओगे तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत गलत हो, इसमें मेहनत थोड़ा सा ज्यादा है, बट ये बहुत ही आसान है, सिंपल तरीका है, देखने में बड़ा है बट आसान है, सिंपल तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा, क्योंकि एक ही जगह पे किया है तो थोड़ा सा
ক্রিটিক্যাল है ये वाला, ম্যাম ঠিক है। ফরম্যাট মানে ফরম্যাটেই করতে হবে এরকম কিছু আছে কি? না না এরকম কিছু না, এটা তো মানে হ্যাঁ একটা স্টেটমেন্ট ফরম্যাট তো তোমাকে দিতেই হবে, পার্টিকুলার্স অ্যান্ড রুপিস বলে, ঠিক আছে। এবারে তুমি যদি না নর্মাল মানে ওটা অ্যাবনর্মাল, ছাড়া যে মানে এরকমও তো করতেই পারে, বইতে যেমন না করেছিল ওরকম নাও করতে পারে, সেটাই বলছি। হ্যাঁ যেরকম হোক করতে পারো, ওদের ওরকম কোনো নিয়ম নেই, বইয়ের মতোই করতে হবে, ঠিক আছে, এরকম কোনো ব্যাপার নেই। বইয়ের মতো আমরা এরকমও করতে পারি, বইয়ের মতোটাও যখন যদি চাও বইয়ের মতোটা করেও করা যেতে পারে যেরকম লিখেছে, বা অন্য কোনো ভাবেও প্রেজেন্ট করে আমরা করতে পারি, অনেক রকম ভাবে করা যায়, ওটার নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, ঠিক আছে। যে আমরা যদি বইয়ের মতো না করি কিছু হবে, এটা কোনো প্রবলেম হবে না। এই বই এরকম যেরকম আমি দেখিয়েছি ওরকমও করতে পারে, আর যদি এটা বোঝা যায় এটাও করতে পারে। এটাও বোঝা যায় না তা নয়, একটু এটা क्रिटिकल है, এটা डायरेक्टली করে দিয়েছে তো মিক্সড আপ করে। যেমন देखो ना, इन्वेंट्री 1 अप्रैल, फिर इसमें से इन्वेंट्री का वैल्यू 32,500 कम कर दिया, मतलब ये नॉर्मल स्टॉक हो गया। देखो ये नॉर्मल कॉलम में तुम लोग को दिखेगा 1,10,000, ठीक है। फिर इसमें परचेज ऐड किया, मैन्युफैक्चरिंग ऐड किया, फिर यहाँ पर सीओजीएस निकाला, तो सेल्स 12,45, उसमें से एबनॉर्मल सेल को हटाए। मैंने भी ये सारी चीज की है, लेकिन इन्होंने एक ही जगह पे कर दिया है, बट मैंने भी ये चीज तुम लोग को बस थोड़ा सा अरेंज करके करवा दिया। 12 लाख, तो इस पे प्रॉफिट कितना है 2,40,000, ये देखो मैंने भी तुम लोग को वही करवाया, 12 लाख के सेल पे 2,40,000 का प्रॉफिट, ठीक है। तो फिर बाकी जो इधर आ रहा है ये मेरा आ गया कॉस्ट 9,60,000, तो इन्होंने पूरे एबनॉर्मल आइटम को हटा दिया। मतलब इन्होंने क्या किया देखो, ये भी कर सकते हो, ये जो स्टॉक था इसमें नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल इंक्लूडेड था, उसमें से इन्होंने एबनॉर्मल को हटा दिया, ठीक है। तो ये नॉर्मल आइटम, ये परचेज नॉर्मल, ये मैन्युफैक्चरिंग नॉर्मल, तो ये सारे नॉर्मल स्टॉक हो गए। फिर इन्होंने सेल में से ये एबनॉर्मल सेल को हटा दिया, ठीक है। फिर नॉर्मल सेल में से प्रॉफिट को हटा दिया, तो ये आ गया मेरा नॉर्मल सेल का कॉस्ट 9,60,000। ये देखो नॉर्मल सेल का कॉस्ट 9,60,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर क्या किया, नॉर्मल स्टॉक से नॉर्मल सीओजीएस को लेस करके निकाल लिया 62,500, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो एबनॉर्मल आइटम था वो पूरा बिक गया, वो कुछ रहा नहीं। लेकिन अगर वो रह जाता है तब इस तरीके से नहीं होगा, फिर उसमें थोड़ा कुछ और करना पड़ेगा। इसीलिए हम ये वाला मेथड करने के लिए बोल रहे हैं कि अगर वो करोगे ना तो उसमें बहुत आसानी से कर पाओगे। ये समझ में आया कैसे किया है, इन्होंने सारे एबनॉर्मल आइटम को ही हटा दिए। হ্যাঁ ম্যাম বুঝেছি। ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, अब ये वाला काफी बड़ा है, हम लोग कोई छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बड़ा है, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। वो दोनों बड़ा बड़ा है तो उसमें टाइम लगेगा, तो टाइम को देखते हुए हम थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन लेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, ठीक है। देखो यहाँ पर बोला है एक्स who was closing his books on 31st March 22 failed to take the actual stock which he did only on 9th April 2022 when it was ascertained by him to be worth 2,50,000। तो एक्स जो अपना क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करता है 31 मार्च को किसी वजह से कर नहीं पाया, और उसने वो कैलकुलेट किया 9th अप्रैल को, मतलब मार्च के बाद 9 तारीख, अप्रैल के 9 तारीख को कैलकुलेट किया, और जब कैलकुलेट किया तो उसका वैल्यू उनको दिखा 2,50,000। पहले इतने चीज को हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो ऐसे, মানে ম্যাম 9th এপ্রিলের স্টক দেখাচ্ছে 2,50,000। হ্যাঁ এই দিনকে চেক করেছে, ওর চেক করার কথা ছিল ইয়ার এন্ডে। ইয়ার এন্ড কবে হয়, 31 मार्च 20, बट नहीं कर पाया इसीलिए 9th अप्रैल को किया। ये पॉइंट देखो, हम याद दिलाते हैं कहाँ बोला था, तो फिर तुम लोग को थोड़ा याद आ जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ये देखो, ये देखो मैंने सिखाया था ना कि अगर किसी वजह से नहीं कर पाए, ट्रांजैक्शन तो कंटिन्यू होते गया, तो फिर ऑपोजिटली प्लस माइनस करना पड़ेगा, दिखाया था, याद करो। हाँ मैम। हाँ ये वाला कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 9th अप्रैल को स्टॉक कैलकुलेट किया, इतना आया, जबकि कैलकुलेट करना चाहिए था 31 मार्च 22 को, मैंने 20 लिख दिया है गलती से, 22 को, ठीक है।
अच्छा, फिर बोल रहा है इट वॉज फाउंड दैट सेल्स आर एंटर्ड इन द सेल्स बुक्स ऑन द सेम डे ऑफ डिस्पैच एंड रिटर्न इनवर्ड इन द रिटर्न बुक एज एंड व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड बैक परचेज आर एंटर्ड इन द परचेज डे बुक वंस द इनवॉइस आर रिसीव्ड। मतलब ये मुझे क्या बोला है, ये रूल्स बोला है कि ये लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं। बोल रहा है कि सेल्स बुक में तब एंटर होता है ऑन द सेम डे ऑफ डिस्पैच, मतलब जिस दिन डिस्पैच होगा स्टॉक उस दिन एंट्री होगा। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न कब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है, एज एंड व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड बैक, जब गुड्स हमारे पास फिजिकली आ जाएगा तब हम लोग एंटर करेंगे कि हाँ भाई रिटर्न जनरेट हुआ है। और परचेज आर एंटर्ड इन द परचेज डे बुक वंस द इनवॉइस आर रिसीव्ड। ठीक है, जब इनवॉइस रिसीव्ड होगा तब हम लोग परचेज बोल के रिकॉर्ड करेंगे। तो इनका सिस्टम लिखो, सिस्टम क्या है, परचेज कब रिकॉर्ड होता है, जब इनवॉइस रेज होता है। ये सब हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोला है, ठीक है। सेल्स और सेल्स रिटर्न कब रिकॉर्ड होता है, फिजिकली जब स्टॉक का, मतलब इसको हम क्या बोले, फिजिकली स्टॉक जब डिस्पैच होता है या रिटर्न आता है। मतलब फिजिकली मेरे पास से स्टॉक, डिस्पैच का मतलब क्या, मेरे पास से स्टॉक चला गया है तो डिस्पैच हुआ है तो हम सेल मानेंगे, और मेरे पास फिजिकली रिसिव्ड बैक हुआ है तो हम रिटर्न मानेंगे। मतलब ये फिजिकली काउंटिंग के हिसाब से होता है, जबकि ये इनवॉइस रेज होने से हम लोग परचेज मान लेंगे। इनवॉइस आ गया तो परचेज रिकॉर्ड कर लेते हैं। बट सेल्स जैसे मान लो मुझे मेरे कस्टमर ने पैसा दे दिया बट मेरा स्टॉक, मतलब उनको बेचने वाला जो स्टॉक है वो मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है, तो हम उसे सेल नहीं मानेंगे, जब वो निकल जाएगा डिस्पैच हो जाएगा तब मानेंगे। ठीक है, तो वही चीज बोला है। इट वॉज फाउंड दैट सेल्स बिटवीन 31 मार्च 22 से लेके 9/4/22 एज पर द सेल्स डे बुक आर 17,200। ठीक है, तो यहां से यहां तक का सेल्स बताया है क्वेश्चन में, यहां से यहां तक का सेल्स है 17,200। ठीक है, फिर हमें क्या बोला है, परचेज जो है इस डेट के बीच में है 1200, आउट ऑफ दिस गुड्स अमाउंटिंग 500 वेयर नॉट रिसीव्ड अंटिल आफ्टर द स्टॉक वाज टेकन। ठीक है, तो ये वाला भी लिख लेते हैं। तो परचेज है मेरा 1200 और ये इसमें से 500 के स्टॉक के बारे में क्या बोला है, पढ़ो। बोल रहा है आउट ऑफ दिस गुड्स अमाउंटिंग 500 वेयर नॉट रिसीव्ड, अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, अंटिल आफ्टर द स्टॉक वाज टेकन, मतलब स्टॉक हम लोगों ने कैलकुलेट किया तब देखा ये 500 का स्टॉक अभी तक हमारे पास आके नहीं पहुंचा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं स्टील इन ट्रांजिट, मतलब जो खरीदा था वो अभी तक ट्रांजिट में ही है। स्टील इन ट्रांजिट समझते हो, है मैम। समझते हो ना सबको, स्टील इन ट्रांजिट का मतलब अभी तक ट्रांजिट में ही है, मतलब जिस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू से आ रहा है उसी में ही है, अभी तक हमारे गोडाउन में आके नहीं पहुंचा। यहां तक क्लियर है जो ड्रॉ हुआ है, हाँ मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। गुड्स इनवॉइस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2022 बट गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन 4th अप्रैल। तो गुड्स इनवॉइस्ड हुआ है हम लोग का मार्च 2022 में, बट बोल रहा है रिसीव ओनली ऑन 4th अप्रैल 2022। तो 4th अप्रैल को हमें गुड्स रिसीव हुआ है फिजिकली, तो 4th अप्रैल 9th अप्रैल के आगे आएगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 4th अप्रैल 22 में फिजिकली गुड्स रिसीव्ड हुआ है। कौन सा वाला, कितने वैल्यू का फिजिकली गुड्स रिसीव्ड हुआ है, 1000 रुपीज का। ठीक है, और इसका इनवॉइस रेज कब हुआ था, तो बोल रहा है इसका इनवॉइस रेज हुआ था मार्च 22 में। मार्च 22 में मतलब मार्च के मंथ में, कौन सा डेट वो नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पर परचेज इनवॉइस रेज हुआ था, और ये रिसीव्ड हुआ है यहाँ पर, और ये 1 तारीख से लगा देते मार्च का। अब मुझे डेट नहीं पता क्योंकि क्वेश्चन दिया नहीं है, तो 1 तारीख से 31 मार्च के बीच में कभी भी इनवॉइस रेज हुआ था और गुड्स फिजिकली रिसीव्ड हुआ है, ये वो पता है डेट 4th अप्रैल को। और ग्रॉस प्रॉफिट है इनका 33 एंड 1/3% ऑन कॉस्ट है ये वाला। ठीक है, तो इनका जो जीपी है वो है 33 एंड 1/3% ऑन कॉस्ट है, कॉस्ट के ऊपर है ये, सेल वैल्यू के ऊपर नहीं बोला, ये कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट है। ये भी मैंने स्टार्टिंग डे में तुम लोग को लिखवा दिया था कि प्रॉफिट ऑन सेल और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कैसे निकाला जाता है, ये इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमें जो बोलेगा हमें वही फॉलो करना पड़ता है।
तो अब हम लोग ये परसेंटेज कॉस्ट के ऊपर लगा सकते हैं, सेल वैल्यू के ऊपर नहीं लगा सकते, या फिर ट्रांसफर करना पड़ेगा कि अगर कॉस्ट के ऊपर इतना है तो सेल वैल्यू के ऊपर कितना होगा। यहाँ पर मुझे बोला है ascertain द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक, मुझे फिजिकल स्टॉक निकालने के लिए बोला है। फिजिकल स्टॉक का मतलब समझते हो कि मेरे गोडाउन में जाने से मुझे आंखों से जो स्टॉक दिखता है उसे हम बोलते हैं फिजिकल स्टॉक। तो मुझे फिजिकल स्टॉक कितना पड़ा हुआ है 31 मार्च 22 का, वो मुझे निकालना है। तो मुझे यहाँ पर निकाल के देना है फिजिकल स्टॉक। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है फिजिकल स्टॉक मुझे निकाल के देना है। ठीक है, तो मुझे अगर यहाँ का स्टॉक निकालना है तो मेरा अप्रोच कैसे होगा? तो मेरा ये छोटा सा अगर एक अकाउंटिंग पीरियड मान लोगे कि मुझे यहाँ का पता है, मुझे यहाँ का निकालने बोला है, तो मुझे ओपनिंग स्टॉक निकालना है कि क्लोजिंग, क्योंकि स्टॉक तो दो ही तरीके का होता है। तो ये ड्रॉ के पैटर्न के हिसाब से मुझे क्या निकालने बोला है? वैसे तो क्लोजिंग स्टॉक ही ओपनिंग है। स्टॉक। हाँ, लिखना है तुम लोग को मतलब स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022 ही लिखना है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे? क्योंकि तुम लोग को बैक में आके कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो दिमाग में ये सोच के रखना कि हाँ मुझे ओपनिंग स्टॉक की तरह सोचना है बात को। ठीक है, तो फिर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखो कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022। अब इसमें नॉर्मल एबनॉर्मल बनाने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि है ही नहीं कोई एबनॉर्मल आइटम। ठीक है, तो पर्टिकुलर और अमाउंट, बस इतना स्ट्रक्चर से हो जाएगा, पर्टिकुलर और अमाउंट। दो अमाउंट बना लेते, अगर चाहिएगा तो यूज करेंगे, नहीं चाहिएगा तो नहीं यूज करेंगे। तो मुझे यहाँ का निकालना है, तो मुझे फिर क्या फॉर्मूला लगाना चाहिए? तो ये भी एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड है। मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है, मेरे पास परचेज अवेलेबल है, मेरे पास सेल्स अवेलेबल है, तो मुझे ओपनिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। तो ये मुझे ओपनिंग की तरह सोचना चाहिए। পারচেজ প্লাস সেলস করতে হবে ম্যাম। हाँ, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 9th, मतलब जो मैंने क्लोजिंग स्टॉक मान रखा है यहाँ पर, ठीक है, ये इसमें क्या ऐड करेंगे? मतलब मेरा नॉर्मली क्या रूल्स होता है? नॉर्मली होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सीओजीएस क्लोजिंग स्टॉक होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे निकालना क्या है? इमेजिनेशन के हिसाब से क्या निकालना है? 31 मार्च क्लोजिंग है, क्लोजिंग स्टॉक ही निकालोगे, लेकिन कैलकुलेशन सोचने के लिए क्या निकालना है? ওপেনিং স্টক। ठीक है, तो मेरे पास परचेज अवेलेबल है, परचेज अवेलेबल है, पहले बोलो হ্যাঁ ম্যাম। अवेलेबल है। सीओजीएस अवेलेबल हो जाएगा? डायरेक्टली नहीं है, हो जाएगा कि नहीं? स्टॉक जो बेचा है उसका कॉस्ट मुझे पता है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पता है, बोलो। হ্যাঁ ম্যাম হয়ে যাবে এটা यही तो সিওজিএস। सेल, यही तो प्रॉफिट, बिल्कुल है ना वो। হুম। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ये अवेलेबल है, हाँ है ना, ये रहा। হ্যাঁ ठीक है, ম্যাম। तो निकालोगे कैसे? फॉर्मूला कैसे निकालोगे? ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू क्या लिखोगे? क्लोजिंग स्टॉक प्लस सीओजीएस माइनस परचेज, ये चीज फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो तुम लोग क्वेश्चन में मतलब आंसर में क्लोजिंग स्टॉक मत लिखना। तुम लोग क्या लिखोगे? स्टॉक एज ऑन 9th अप्रैल। क्लोजिंग स्टॉक बोल के मत लिखना, गलत हो जाता है फिर। ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअली थोड़ी ना कोई क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग सॉरी, स्टॉक एज ऑन 9th अप्रैल 2022, बोलो कितना लिखे? ম্যাম 2,50,000। 2,50,000। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ऐड करना है सीओजीएस, तो सीओजीएस ऐड करेंगे। सीओजीएस कैसे निकालोगे? सेल से क्या लेस कर दोगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स कितना है? देखो ड्रॉ देख के बोलो, सेल कितना है? 17,200, नहीं दिख रहा ये तो? হ্যাঁ ম্যাম 17,200। 17,200। अब इस पे प्रॉफिट कितना होगा? तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट अगर 33 एंड 1/3% है, तो प्रॉफिट ऑन सेल कितना होगा? कैसे निकालोगे? तो हम समझा देते हैं। 33 एंड 1/3% मतलब कितना होता है, बोलो? 33.3%। 100/3 100/3% होता है, ইনটু হ্যাঁ 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 तो 100/3% मतलब कितना होगा? ইনটু 1/3 100। होगा। थर्ड हाँ, है हाँ। वन। तो ये प्रॉफिट और ये नीचे का क्या? कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे शॉर्टकट मेथड सुनो कि 3 रुपीज में खरीद के 1 रुपए प्रॉफिट से बेचा सामान, इसका मतलब तो फिर कितने में बेचा? उससे 4 बोलना नहीं। টাকায়। 4 सही है। देखो 3 रुपए में खरीद के 1 रुपए प्रॉफिट से बेचा, तो 4 रुपए में बेचा, तो सेल वैल्यू पता चल गया 4 रुपए। प्रॉफिट कितना है?
वो तो ये फिक्स ही है, वो मैं थोड़ी ना चेंज है, 1 रुपया। तो फिर प्रॉफिट ऑन सेल कितना हो जाएगा, प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100, तो प्रॉफिट कितना है 1, 1/4। और सेल कितना है 4 4। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट अगर 1/3 है तो प्रॉफिट ऑन सेल 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो 1/4, तो कितना आएगा प्रॉफिट, कैलकुलेट करो, 17,200 का 1/4। मैम 4,300। तो फिर निकालो COGS कितना आ रहा है, इधर लिख देंगे। मैम 12,900। 900, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड कर लो, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक और COGS को ऐड करो पहले, कितना आ रहा है मैम 2,62,900। 2,62,900। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेरे पास अभी इतना स्टॉक पड़ा हुआ है और मैंने इतना स्टॉक बेचा था, जो बेचा था वो मैंने ऐड कर दिया, तो फिर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, टोटल स्टॉक अवेलेबल था ये मेरा। मतलब हम अगर अपने ये बचे हुए स्टॉक में जो बेचा उसको ऐड कर देते हैं, तो हम ये नहीं निकाल पाएंगे कि मेरे पास एक्चुअली कितना स्टॉक था पहले। हम तो मैम बैक में आ रहे हैं ना धीरे धीरे, तो ये लैंग्वेज को हम लिख सकते हैं ना, टोटल स्टॉक अवेलेबल, कि मेरे पास 25 रुपए का पेन पड़ा हुआ है, ठीक है, और मैंने 20 रुपए का पेन बेच दिया था, तो 25 और 20 जोड़ेंगे तो मेरे पास 45 रुपए का पेन पड़ा हुआ था। हाँ मैम। हाँ मैम। और अब लेस करेंगे परचेस, ताकि मुझे ये पता चले, तो मेरे पास इतना स्टॉक अवेलेबल है तो इतना मैंने खरीदा होगा, लेकिन मेरा परचेस मुझे ये नहीं परमिशन दे रहा कि मैंने इतना खरीदा था, मेरा परचेस का डेटा कुछ और ही बोल रहा है, तो इसका मतलब जो डिफरेंस आ रहा है वो ओपनिंग स्टॉक है। तो अब यहां से मुझे लेस करना पड़ेगा परचेस, ठीक है। तो परचेज लेस करेंगे। अब परचेस का कंसेप्ट सुनो, परचेस कितना था, हम लोगों ने परचेस किया था 1200, लेकिन 500 स्टील इन ट्रांजिट था, और हमें बोला है फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करने के लिए। तो मुझे तो यहाँ का स्टॉक निकालना है, ठीक है, मुझे यहाँ का स्टॉक निकालना है बैक में आके। अब अगर मेरा रूल्स क्या है, इनवॉइस रेज होने पे हम परचेज रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो 1200 में 500 का स्टॉक मेरे पास फिजिकली नहीं आया था, क्योंकि वो स्टील इन ट्रांजिट था। तो मुझे एक चीज बोलो, जब अगर मेरा अकाउंटेंट को मैंने ये बोल रखा है कि अगर आपके पास इनवॉइस आ जाए, सामान आए या ना आए, आप परचेस बोल के रिकॉर्ड कर लेना, तो क्या ये 1200 में 500 रिकॉर्ड है कि नहीं है, पहले इतना बताओ। हाँ मैम अच्छे। ये बात क्लियर है, 500 रिकॉर्ड है कि नहीं है। हाँ हाँ मैम। है। क्यों, क्योंकि उसको तो मैंने बोल रखा है ना भाई, इनवॉइस रेज हुआ आप लिख देना, स्टॉक ट्रांजिट में हो, रास्ते में हो, मेरे गेट के पास हो, मेरे पास पहुंचे ना पहुंचे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सप्लायर ने इनवॉइस भेजा है ना, तो आप रिकॉर्ड करो। तो 1200 में 500 रिकॉर्ड है, लेकिन मेरा क्वेश्चन मुझे क्या मांग रहा है, बोल रहा है कि आप फिजिकली स्टॉक काउंट बोलना 31 मार्च 22 को। तो अब मुझे बोलो, हम तो यहाँ से सारे चीजों को एडजस्ट कर रहे हैं, तो जब ये 2,50,000 का डेटा आया है कैलकुलेट होके, तो ये 2,50,000 में भी हमारा ये 500 इंक्लूडेड होगा। लेकिन मुझे तो बोला है फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करने के लिए, मतलब सॉरी फिजिकल स्टॉक काउंट करने के लिए। तो मुझे 500 अगर फिजिकली मेरे पास आके नहीं पहुंचा है, तो मुझे मेरे परचेज में से ये स्टील इन ट्रांजिट को क्या करना पड़ेगा, लेस। সরিয়ে দিতে হবে। हाँ, तो स्टील इन ट्रांजिट को हम लेस करेंगे। तो मुझे क्या करना है, परचेज जो 1200 है उसमें से स्टील इन ट्रांजिट जो है वो लेस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, 700। 700। तो ये 700 मुझे लेस करना पड़ेगा। अब ये लेस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मुझे परचेज लेस करना है, तो मेरा परचेज कितना होगा, 1200 की जगह 700 होगा, तो मैंने 700 लेस करके दिखा दिया, ठीक है। ম্যাম अच्छा পারচেজ তো 12,000 ছিল। না 1200 ছিল, ও আচ্ছা 1200 ওটা। 1200 ছিল, হ্যাঁ এটা 1200, এটা এই রুপিসের সাইন। अच्छा अब देखो, यहाँ पर ये एक परचेस था ना, ये 1,000 रुपए वाला, ठीक है, ये 1,000 रुपए वाला इसका क्या हुआ है, फिजिकली रिसीव हुआ है, बट इसका इनवॉइस रेज हुआ था 1 मार्च को। अब इनवॉइस रेज हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम लोग स्टॉक कैलकुलेट करते तो हमें वो डेटा जो है वो स्टॉक इंक्लूडेड ही मिल जाता। क्यों मिलता, क्योंकि हमारा रूल्स क्या है कि अगर आप इनवॉइस मिलता है आपको, तो आप उसे ओपनिंग स्टॉक बोल के, सॉरी आप उसे स्टॉक बोल के रिकॉर्ड कर दो। तो अगर इनवॉइस मार्च में रेज हुआ है तो मार्च में ही परचेस बोल के रिकॉर्ड हो गया होगा, ठीक है। तो मार्च में अगर परचेस बोल के रिकॉर्ड हो गया तो इस डेट में वो परचेस इंक्लूडेड है, लेकिन यहाँ पर तो फिजिकली वो स्टॉक मेरे पास नहीं था, फिजिकली वो स्टॉक तो मेरे पास 4 अप्रैल को था, 4 अप्रैल 22 को आया था। मुझे तो यहाँ का स्टॉक निकालना है, तो यहाँ पर फिजिकली क्या 1000 वाला स्टॉक प्रेजेंट था कि नहीं था,
नहीं समझ में आया? मेरा यहाँ इनवॉइस रेज हुआ तो मैंने अपने अकाउंटेंट को बोला परचेज रिकॉर्ड कर दो, बट जो परचेज किया वो फिजिकली यहाँ पर मेरे पास स्टॉक आया, मुझे यहाँ का स्टॉक काउंट करना है, तो क्या ম্যাম यहाँ নেই पर? তাহলে এখানটায় হ্যাঁ আরেকবার বলো, ঠিক বলছিলে। ম্যাম যদি মানে ইনভয়েস কি এখানে নেই তাহলে ওটা হাজারে हाँ इनवॉइस रेज हुआ है तो मेरे अकाउंट्स में रिकॉर्ड है, लेकिन मुझे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप फिजिकली काउंटिंग के हिसाब से बोलो। हाँ तो फिजिकली तो ये स्टॉक यहाँ पर क्या है? नो। फिजिकली ये स्टॉक नो है, फिजिकली यहाँ से यस है, मुझे यहाँ का निकालना है, तो फिजिकली यहाँ नहीं है तो मुझे लेस करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर कर देंगे लेस गुड्स इनवॉइस, तो ये वाला परचेज भी मेरा लेस हो जाएगा, ये परचेज। ठीक है, परचेज का कितना आइटम हो गया? परचेज का एक हो गया मेरा स्टील इन ट्रांजिट, एक हो गया गुड्स इनवॉइस्ड ऑन 31st of March 22 बट रिसीव्ड ऑन 4th April 22,000। तो माइनस करो 1700 का परचेज, तो आंसर आ जाएगा। माइनस करो 1700। ম্যাম 2,61,200 200, ठीक है, 2,61,200। तो ये चैप्टर में ना कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि ऐसे ही होगा वैसे ही होगा, कुछ भी पूछ सकता है, जैसा पूछेगा वैसा करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला कि फिजिकली स्टॉक बताओ, फिर यहाँ पर बोला कि इनका ये ऐसा रूल्स है, बिजनेस में ऐसा रूल्स है, तो अब जो जैसा बोलेगा तुम लोग को उस तरीके से अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू से बाउंड होके तुम लोग ये चैप्टर नहीं कर पाओगे। ये चैप्टर करने के लिए अपने मतलब दिमाग को यूज करना है, जो बोल रहा है उसके साथ रिलेट करना है। ये कोई रूल्स रेगुलेशंस में हम इसको नहीं जोड़ सकते कि ऐसा होता है ऐसा होगा, वैसा होता है वैसा होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये सिंपल जैसा बोलेगा हमें उस तरीके से करते जाना है, सोच के देख के कि क्या है क्या नहीं है। तो बोलो, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया? হ্যাঁ ম্যাম किसी को कोई डाउट नहीं है? और नहीं करेंगे, आज के लिए इतना ही करेंगे। कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है चलो, डाउट नहीं है, सब तो समझ में आया है तो अच्छा बात है। ठीक है चलो फिर, आज के लिए इतना ही। থ্যাংক ইউ ম্যাম বাই ম্যাম ठीक है।